देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, और स्क्रीन तो शेयर हुई है। रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या होगा देखो, और स्क्रीन भी चेक कर लो। यस मैम। ठीक है। गुड इवनिंग उसमें। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग लास्ट दिन ऑनर्ड बिल का जो भी लगभग ओवरव्यू होता है वो कर लिया। डिसऑनर बिल कब होता है और उस पे क्या क्या मतलब प्रोविजंस, मतलब जैसे कि नोटिंग चार्जेस वगैरह लगना, ये सारी चीज जो है हम लोगों ने देखे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आज जो है ये डिसऑनर्ड बिल होने पे कैसा जर्नल एंट्री होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले हम, जैसे मैंने बोला था कि मेरे क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद ही हम लोग मैथ से करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 9। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए sold goods to B for rupees 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3 months bill for the amount। A ने B को गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का, वही सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1st Jan को, और उस पर बिल ड्रॉ किया। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। ये तो लिखा हुआ रहता है क्योंकि उसको साइन करके ए को रिटर्न करना होता है, ड्रॉयर को। एट मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। मैच्योरिटी पे वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। मतलब मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया, इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि बी को जब पेमेंट करना था 3 मंथ्स बाद, उस डेट पे, यानी कि 4 अप्रैल आया था, सेम क्वेश्चन था इसीलिए डेट याद है, 4 अप्रैल को बी ने पेमेंट नहीं किया, तो इसे बोलते हैं ऑनर्ड नहीं होना, क्योंकि उसने उसका बाद जो है वो नहीं रखा, डिसऑनर्ड कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। 4 केस दिया हुआ है, अलग अलग केसेस, उसके बेसिस पे हमें डिसऑनर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा। देखो तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग चारों चीज कर सकते हैं। चार चीज क्या है, वही बिल का जो हम लोगों ने 4 तरीका बताया था ना, कि अगर बिल को रिटेन कर लेता है ड्रॉयर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फिर डिसऑनर्ड होता है तो क्या होगा। हम लोगों ने पहले किया था कि फिर ऑनर्ड होता है तो क्या होगा। मतलब अगर एक बार देखो, हम यहाँ पर बताते हैं, ये देखो, ये जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, हम लोगों ने ये 4 तरह से बिल का जो है मैनेज किया जा सकता है बिल को, ये 4 तरीके से। अब ऑनर्ड होने से क्या होगा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बिल्स को रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी किया जाता है और डिसऑनर्ड हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, और या फिर अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक के थ्रू से कलेक्शन करवाते हैं, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फिर डिसऑनर्ड होता है तो क्या होगा। अगर डिस्काउंट करवाते हैं फिर डिसऑनर्ड होता है तो क्या होगा, और इंडोर्स करवाते हैं फिर डिसऑनर होगा, डिसऑनर्ड हो गया तो क्या होगा। इस बेसिस पे अभी हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में 4 केस बने हुए, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन तो वही वाला था हम लोग का, अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर चेक करते हैं। पहला केस, व्हेन ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड पेड नोटिंग चार्जेस ₹100। अब नोटिंग चार्जेस क्यों पे होगा, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो नोटरी पब्लिक के पास जाके इस बात का नोटिंग करवाना पड़ता है। नोटिंग क्या होता है, नोटरी पब्लिक अपना जो रूल्स, मतलब अपना एक फीस लेते हैं, उसके बदले में उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख देते हैं कि ये बिल डिसऑनर्ड हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कोर्ट में जाके हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ डॉक्यूमेंट है, और जो नोटरी पब्लिक है इन्होंने जो है चेक करके बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे सही है। हाँ, और इसके बाद कोर्ट हमारा केस ले लेगा और बी को फिर बोलेगा कि आप इनका पैसा दो, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर ए बी आप आपस में सेटल कर लेते हैं तो बात अलग है। यहाँ पर फिलहाल हमें एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, अगर ये वाला केस अपीयर होता है तो। ठीक है, तो देखो कैसा होगा आंसर। इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, इलास्ट्रेशन 9 ए के बुक्स में और बी के बुक्स में, केस ए। सबसे पहले एंट्री होगा सेल का। ठीक है, सेल और परचेज का, दोनों चीज का एंट्री होगा, सेल और परचेज का एंट्री होगा। तो 1st Jan को ए ने सेल किया है तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स
और यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। सेम क्वेश्चन है, देखो 10,000 ही था। अब बिल्स ड्रॉ होगा सेम डेट पे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, इनको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद 4 अप्रैल आ गया। 4 अप्रैल मतलब जो ड्यू डेट है, उस दिन प्रॉब्लम क्या हुआ, बी बोल रहा है कि हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे, डिसऑनर्ड होने का मतलब। तब क्या होगा, तब हम लोग को यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे। एक्चुअली देखो, अगर बिल ऑनर्ड होता तो क्या एंट्री होता, वो हम एक बार लिख के बता रहे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि हमारा क्या चेंज क्या हो रहा है। देखो, अगर पैसा मिल जाता, सपोज कि अगर ऑनर्ड होता, तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये एंट्री ड्रॉयर यानी कि ए कर लेता, और ड्रॉई क्या एंट्री करता कि मैंने अपना पैसा देके बीपी कैंसिल करवा लिया, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये वाला एंट्री हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये वाला एंट्री नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बिल जो है वो डिसऑनर्ड हुआ है, ये एंट्री पॉसिबल नहीं है यहाँ पर करना, ठीक है। क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया है, तो कौन सा एंट्री होगा, ये सोचो। तो जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, उसको हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहला बात है, ए को जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास बिल को नोटिंग करवाने, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, ए बोलेगा ये बिल देखो, जब भी कोई, ये क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक वैलिडिटी होता है। देखो, इसका वैलिडिटी कब था, 4 अप्रैल तक। अगर 4 अप्रैल तक इसका कोई मतलब जो भी होना था, जैसे कि पैसा पेमेंट होता एक जगह से एक जन को रिसीव होता, ठीक है। अगर ये चीज नहीं पॉसिबल हुआ है, पैसा ना तो पेमेंट हुआ है, मतलब ना इनको रिसीव हुआ ना इनको पेमेंट हुआ, क्योंकि ना इन्होंने पेमेंट किया, क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इनको रिसीव नहीं हुआ। तो ये चले गए नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास जाके उन्होंने बिल को क्या करवा लिया, नोटिंग करवा लिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो देखो, नोटिंग करवा लिया, और बदले में जो बिल था ना, ओल्ड बिल, वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने बोला उसका एक वैलिडिटी होता है, वो खत्म हो गया। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं आया, लेकिन मेरा बिल्स तो कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि इसका वैलिडिटी खत्म हो गया। तो ए क्या एंट्री करेगा, देखो टू बिल्स रिसीवेबल, ए को इस केस में भी एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, टू बिल्स रिसीवेबल, ए बोलेगा मेरा ये बिल्स रिसीवेबल किसी काम का नहीं है, मेरा जो एसेट है वो मेरे लिए भी बेकार है, मतलब मेरे बुक से वो एसेट हट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब बिल डिसऑनरी हो गया, उसको दिखा के क्या फायदा। जैसे कि अगर डेटर बैड हो जाता है, तो हम लोग उतना डेटर कम कर देंगे ना, सोच के देखो। अगर हम लोग का डेटर बैड हो जाता है, तो हम लोग उतना डेटर कम कर देंगे। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। आवाज नहीं जा रहा है। देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा डेटर कम हो जाता है, सोचो मेरा डेटर था सपोज 100 रुपीज का, मेरा बैड डेप्ट हो गया सपोज 20 रुपीज का, तो हम लोग इसे लेस करके 80 रुपीज दिखाते हैं। जो ट्रू है वही दिखाएंगे ना, जो मेरा बैड डेप्ट है वो क्यों दिखाएंगे। वैसे ही अगर मेरा बिल्स रिसीवेबल जो है 10,000 का था, इस पे मुझे अभी और पैसा नहीं मिलेगा, तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा, उतने से मुझे बिल्स रिसीवेबल कम करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा ही बिल्स रिसीवेबल बेकार हो गया है, क्योंकि इससे मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बी डिसऑनर्ड कर चुका है। तो बिल्स रिसीवेबल मेरा खत्म हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, इसको मुझे नोटिंग करवाना पड़ा ताकि फ्यूचर में हम जो है केस कर सके, तो इसीलिए मेरा एक खर्चा हुआ। ये सब कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, हम ए के साइड में लिख रहे हैं ना। तो ए का खर्चा कितना हुआ वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा ए का खर्चा कितना हुआ है। तो ए का खर्चा हुआ है यहाँ पर 100 रुपीज नोटिंग चार्ज, नोटिंग करवाने का। तो इनके पॉकेट से 100 रुपीज गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू कैश, ठीक है।
इनके पॉकेट से 100 रुपीज गया, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा टू कैश। अच्छा, क्या वो बी को बोलेंगे कि ठीक है जाओ और पैसा नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, वो बोलेंगे कि हम बी से, ठीक है बी ने मुझे 10,000 नहीं दिया, बोला कि अभी नहीं दे पाएंगे, जो भी हो, डिसऑनर करने का मतलब है बी ने पैसा नहीं दिया। तो अब ए क्या कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मुझे बी से पैसा निकलवाना है, ठीक है, इसीलिए तो नोटिंग करवाया। अगर उनको बी से पैसा लेना ही नहीं है तो 100 रुपए का खर्चा करके नोटिंग क्यों करवाना? तो वो तो सोच रहे हैं ना कि बी से हम कैसे भी करके पैसा रिकवर करेंगे, और ये भी दिमाग लगा रहे कि बी से मुझे 10,000 तो लेना ही है, साथ ही साथ हम उससे 100 रुपए भी ले लेंगे जो मेरा खर्चा हुआ नोटिंग करवाने का। और यही देखो मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को लिखवा दिया था और बोला भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हमें लिखना चाहिए। नोटिंग चार्जेस कौन देता है, ये देखो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस कौन देता है? रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस, द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस फर्स्ट पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल इस केस में कौन है? ए है, ठीक है, टू द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को वही पे करेगा जो बिल का होल्डर होगा। देन द होल्डर रिकवर इट, जो होल्डर है वो रिकवर करेगा फ्रॉम द पार्टी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो यहाँ पर डिसऑनर कौन हुआ है? किसने किया है? बी ने किया है, ठीक है। तो बी से रिकवर करेंगे। तो किसी से अगर पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डेबिट करते हैं। जैसे किसी कस्टमर से पैसा मिलता है तो डेटर को डेबिट करते हैं, डेटर टू सेल। वैसे यहाँ पर अगर बी से पैसा मिलेगा तो बी अकाउंट डेबिट करेंगे। और कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 10,100 से। हम लोग उससे 10,000 तो लेंगे, वो तो मिलने वाला ही था, उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा था। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 100 रुपए भी उससे रिकवर कर लेंगे। अच्छा, बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि मेरा भी बीपी जो है वो कैंसिल। कैंसिल इसीलिए नहीं कि मैंने पैसा दिया, क्योंकि मैंने तो पैसा दिया नहीं, बी तो पैसा नहीं दे पा रहा है। अभी बी की तरह सोचो, बी क्या सोच रहा है? जैसे बिल्स रिसीवेबल का वैलिडिटी है, सेम वे में बीपी का भी एक वैलिडिटी है जो 4 तारीख को खत्म हो जाता है। ये जो बीपी ड्रॉ हुआ है, अगर फ्यूचर में फिर से बिल ड्रॉ करना है, जो कि रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे ये कंसेप्ट खत्म होने से। तो उसमें फिर से बिल को रिन्यू करने का मतलब है पुराने बिल को कैंसिल करना। वैसे ही ये जो है इसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो ये वैसे भी खत्म हो जाएगा। लाइबिलिटी यहाँ पर ये वाला जो है कैंसिल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पेमेंट करके लाइबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं। फिर एंट्री क्या करना पड़ेगा? देखो बी को क्या पता चला? बी को पता चल रहा है कि मुझे 10,000 तो देना ही पड़ेगा ए को, ए मुझे छोड़ थोड़ी ना देगा, और उसके साथ साथ वो मेरे से रिकवरी करवाएगा नोटिंग चार्जेस का, वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि अभी तो पे नहीं कर रहा है, तो खर्चे में रिकॉर्ड करेगा, खर्चा फ्यूचर में होगा। तो नोटिंग चार्जेस ऐसे हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 100 रुपीज, अगर ये खर्चा खुद करता तो टू कैश कर देता, अब बीपी का पैसा दे देता तो बीपी टू बैंक, जो नहीं होगा। नोटिंग चार्जेस का पैसा खुद देता तो नोटिंग चार्जेस टू बैंक, यानी यहाँ पर टू क्या होगा? टू ए होगा। मतलब ए को बी बोल रहा है कि मुझे ए को फ्यूचर में 10,100 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंस देखो कि क्या हो गया। अगर सीधा सीधा पैसा दे देता तो बैंक टू बी आर, तो यहाँ पर क्या हुआ? पैसा नहीं मिला ए को, उसके बदले ए का खुद का पॉकेट से 100 रुपया एक्स्ट्रा गया नोटिंग चार्जेस का। तो पैसा आउटफ्लो होने से टू कैश या बैंक होता है, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल यहाँ भी हम लोग दिखाएंगे कि कैंसिल हुआ है, बट उसके बदले पेमेंट नहीं आया, उसके बदले फिर से बी हमारा डेटर बन गया, ठीक है, 10,100 का। यहाँ पर क्या हो गया? बी बोलेगा कि मैंने अपना लाइबिलिटी तो खत्म किया, बट पेमेंट नहीं नहीं किया, पेमेंट करके खत्म नहीं हुआ, उल्टे का 10,100 का लाइबिलिटी बना लिया, क्योंकि मेरे वजह से जो ए का नोटिंग चार्जेस लगा है वो तो ए मेरे से ही रिकवर करके मानेगा। तो ए को फिर से हम क्रेडिटर बना लेंगे, मतलब जो क्रेडिटर बना था वही हो गया। अगर थोड़ा सा सीक्वेंस को ध्यान से देखो तो कैसा हुआ? बी टू सेल हुआ, बी आर टू बी हो गया। ये देखो पहले बी भी कैंसिल हो गया, मतलब जो हमारा डेटर है वो बिल्स रिसीवेबल बना, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया और डेटर जो है फिर से डेटर बन गया। डेटर जो है फिर से डेटर, मतलब नेट एंट्री क्या हुआ? ये देखो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश, मतलब बी को हम लोगों ने फिर से डेटर बना दिया जब पेमेंट नहीं हुआ, और जो बिल्स रिसीवेबल का कनेक्शन बना था वो भी खत्म हो गया, बिकॉज उसका वैलिडिटी खत्म हो गया 4 तारीख को। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? फिर से डेटर बना लेंगे। सिमिलर तरीके से अगर बी का सोचोगे तो बी बोलेगा मैंने क्रेडिट परचेस किया था, तो ए मेरा क्रेडिटर बना था, फिर क्योंकि बिल्स ड्रॉ हुआ तो क्रेडिटर से वो मेरा बिल्स पेबल बन गया, तो ये हट गया, ठीक है। अब मेरा बिल्स पेबल भी मैंने कैंसिल तो करवाया बट पेमेंट नहीं किया क्योंकि नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ए को तो 10,000 देना ही पड़ेगा, तो ए मेरा फिर से क्रेडिटर हो गया, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ए को परचेस किया उसका 10,000 और नोटिंग चार्जेस का 100, यानी 10,100 टोटल में मुझे पेमेंट करना
पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एंट्री होता है, तो अगर हम लोग समझ के करेंगे तो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा केस दिया है यहाँ पर, केस बी। When A got discounted the bill with bankers at the rate of 15% per annum on 4th Feb and the bank paid the noting charges of ₹100। अब ये वाला कंसेप्ट देखो, बोल रहा है ए जो है उसने बिल को डिस्काउंट करवाया है बैंकर के साथ, मतलब बैंक में ले जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करने का मतलब याद है तुम लोगों को, बैंक में जाके इस डॉक्यूमेंट को जमा करने से इसके अगेंस्ट में बैंक हमें पैसा दे देगा। जैसे अगर हम लोग मतलब मॉर्टगेज की तरह बोल सकते हैं ना इसे हम लोग, एडवांस की तरह कि मेरे पास ये चीज है, ठीक है, आप रख लो और मुझे कुछ पैसा दे दो। तो वही ये, और उसके बदले आप बी से वो पैसा ले लेना। बैंक को बोला, बैंक बोला ठीक है हम 15% डिस्काउंट चार्ज काटेंगे इसके बदले। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बी डिसऑनर हो गया तो अब नोटिंग करवाने कौन जाएगा, जो होल्डर ऑफ द बिल है। अब इस केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन है, बैंक है। ये ए था, ये बी था और यहाँ पर बैंक, ठीक है। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था और वो बिल लेके वो 4th फेब को बैंक के पास गया और बिल बैंक को जमा कर दिया और बैंक से तुरंत पैसा ले लिया, उसको शायद पैसे का जरूरत था, ठीक है। अब जैसे ही डिसऑनर होगा उसका पता सबसे पहले बैंक वाले को चलेगा क्योंकि पेमेंट उनको मिलना था, तो वो भाग के जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास। इसीलिए देखो बोला है बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस, तो उनको नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा क्योंकि जो होल्डर ऑफ द बिल है उसी को जाना पड़ता है। लेकिन वो पैसा किससे रिकवर करेगा, बैंक तो बोलेगा हम तो ए को जानते हैं, हम ए को ही बोलेंगे क्योंकि उसी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट एडवांस में दिया था, मेरे से पैसा लेके गया था, तो हम ए से ही पैसा मांगेंगे। तो ये जो मैंने स्टोरी बोला इसी पे हमारा जर्नल एंट्री होगा। देखो कैसे करके होता है, यहाँ पर लिखते हैं केस बी, ठीक है। 1-1 पहले सेल का एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अच्छा अब बिल्स ड्रॉ होगा, बी आर टू बी। और यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी पी, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स और परचेज और बिल्स का ड्रॉ करना। अब इसके बाद ए चला जाएगा कहां पर, बैंक के पास। कब जा रहा है, 4th ऑफ फेब को, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। देखो 4th ऑफ फेब को बैंक बैंक के पास कौन जा रहा है, ए जा रहा है बिल को डिस्काउंट करवाने। तो बैंक के पास से वो पैसा लेके आएगा, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के पास से पैसा ले लिया और उसके बदले बैंक ने उसको डिस्काउंट चार्जेस काटा है, ठीक है। क्योंकि बैंक का तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो बैंक का ये अर्निंग हो जाएगा पूरा का पूरा डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बदले में बिल्स रिसीवेबल बैंक को देना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल बैंक में जमा कर दिया, जो एसेट था वो चला गया, एसेट डेबिट था चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बैंक वाले ने कितना पैसा दिया, बोला 15% डिस्काउंट चार्ज काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट चार्जेस। तो मैंने सिखाया था देखो 10,000 इंटू 15% पर एनम, ये डिस्काउंट चार्जेस है। 15% करने का मतलब हो गया कि पूरे 1 साल का यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिखा रहा है, ठीक है। पूरे 1 साल का हम लोग को डिस्काउंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर डिस्काउंट हमें निकालना है कितने दिन का, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है उसका डिस्काउंट चार्जेस काटा जाता है, ठीक है। तो बैंक क्या देखेगा कि ए ने कितने दिन पहले बिल को डिस्काउंट करवा लिया, मतलब ये बिल मैच्योर होने वाला था 4th अप्रैल को। ये ऐसा क्वेश्चन भी सेम डेटा से हम लोगों ने किया हुआ है, अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद आ रहा है। देखो बिल कब ड्रॉ हुआ, 1 जैन को, ठीक है। 1 जैन को बिल ड्रॉ हुआ, बिल का मैच्योरिटी होने वाला था 4th अप्रैल को, ठीक है। अब ये 4th फेब को चला गया, तो यहां से यहां तक अनएक्सपायर्ड पीरियड, फेब मार्च और अप्रैल, 2 मंथ्स के लिए बैंक जो है डिस्काउंट चार्जेस काटेगा, क्योंकि मैंने सिखाया था तुम लोगों के अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए बैंक जो है डिस्काउंट चार्ज काट सकता है। 2/12 क्यों, क्योंकि बाई 12 मतलब अगर ये वाला पूरा डेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का आएगा, 1 ईयर का डेटा को डिवाइडेड बाई 12 करने से पर ईयर का डेटा, सॉरी पर मंथ का आएगा, पर मंथ को इंटू 2 करेंगे तो 2 मंथ्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये 250 आ रहा है, ठीक है, ये 250 आएगा, चेक करके देख सकते हो। और 10,000 में 250 अगर बैंक डिस्काउंट
डिस्काउंट चार्जेस ले लेता है तो 9750 ए को दे देगा। इसमें बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि बी को जो भी करना है 4 अप्रैल को करना है, पैसा ए के जगह बैंक को देना है क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास डिस्काउंटेड मोड में मतलब बैंक को दे दिया है ए ने, तो इसका मतलब अब जब पैसा जमा किया जाएगा बी के तरफ से वो बैंक को रिसीव होगा। अच्छा, अब 4 अप्रैल जब आ गया तब क्या हुआ, बैंक ने अब क्या होगा, ए को बी को पे करना पड़ेगा अपना पेमेंट। अब बी नहीं किया तो बैंक तुरंत ए को इन्फॉर्म करेगा कि आपने जो बिल दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया है और मैंने नोटिंग करवाया तो मेरा 100 रुपीज का खर्चा हुआ। ये कौन किसको बोल रहा है, बैंक वाला बोल रहा है ए को, ठीक है। तो अब करना क्या है, बैंक वाला बोलेगा आप और मतलब ए को बोलेगा आप समझ लो बी के साथ आपको क्या करना है, लेकिन मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए। तो बैंक को कितना पैसा मिलेगा, बैंक को 10,000 ही मिलेगा, बैंक को तो बी से 10,000 ही मिलता। बैंक का इसमें बेनिफिट क्या हुआ, बैंक ने जब ये डिस्काउंट चार्जेस काट लिया तो जब फ्यूचर में बी उसे पे कर देता तो बैंक का ये पूरा अर्निंग हो जाता क्योंकि उसने तो उस बिल के बदले 9750 ही दिया, ठीक है। लेकिन बैंक वाला अब क्या बोलेगा, देखो आप और बी समझो मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, ठीक है। तो ए क्या बोलेगा, ठीक है मुझे तो बैंक वाले को देना ही पड़ेगा, बैंक वाला तो मुझे किसी भी हालत में जाने नहीं देगा, मुझे तो बैंक वाले को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो फिर ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा टू बैंक। तो बैंक वाले को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक वाला तो अपना पूरा पैसा लेगा, 10,000 तो लेगा, उसके साथ साथ जो नोटिंग चार्जेस है वो भी रिकवर करेगा, ठीक है। क्योंकि नोटिंग चार्जेस उसी से रिकवर किया जाता है जिसके लिए जो है ये मतलब डिसऑनर हुआ है। वैसे ए के लिए नहीं हुआ है लेकिन बैंक वाला तो ए को ही जानता है, वो ए को ही बोलेगा और ए बी से रिकवर करेगा, ठीक है। तो ए 10,100 बैंक वाले को पे करेगा और डेबिट किसको करेगा, वो पैसा बी से रिकवर करेगा, ऐसा सोच के उसने बैंक वाले को पेमेंट कर दिया। तो बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, कितने से, 10,100 से। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा ये वाला बीपी तो खत्म हो गया, कैंसिल, बट इसलिए नहीं कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने पेमेंट नहीं किया इसीलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा नोटिंग चार्जेस भी इसे देना पड़ेगा, तो बी बोलेगा मुझे तो नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा, ठीक है, कितना, 100 रुपीज का। और किसको देंगे, मुझे सारा पैसा ए को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10,100, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या कंसेप्ट हुआ यहाँ पर, एक बार फिर से बता देते, देखो पहले ए ने बी को सेल किया फिर उस पे बिल स्टॉक किया, सिमिलरली बी ने ए से परचेज किया फिर बिल एक्सेप्ट किया। अब ए को पैसे का जरूरत रहा होगा तो इन द मीन टाइम मतलब 4 अप्रैल आने के पहले ही ए चला गया बैंक के पास, 2 मंथ्स बिफोर बिल मैच्योर होने का 2 मंथ्स बिफोर बैंक में गया, बैंक में जाके बोला बैंक ये डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए और मुझे इसके बदले आपका डिस्काउंट चार्जेस काट के कुछ पैसा दे दीजिए, आप बी से ये पैसा ले लीजिएगा। तो बैंक वाले ने पैसा दे दिया तो ये ने क्या एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, ठीक है। अब ए के पास बिल्स रिसीवेबल नहीं है। अच्छा, अब जब पैसा बी ने नहीं दिया, बैंक ने उसे इन्फॉर्म किया तो बैंक ए क्या एंट्री करेगा, ये बोलेगा मुझे तो बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक वाला मुझे जाने नहीं देगा। और हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा पैसा बी से लेंगे क्योंकि ये पूरा उसी का किया धरा है, उसने पेमेंट नहीं किया सही टाइम पे, तभी तो ये बैंक वाला मुझे शिकायत कर रहा है कि आपका 10,000 रुपया तो मुझे मिला ही नहीं, ऊपर से 100 रुपया भी मेरा लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपया भी मेरा खर्चा हो गया, मुझे पूरा 10,100 दो। तो ये बी को डेबिट करेगा ऐसा सोचते हुए कि बी से हम ये रिकवर कर लेंगे और ये जो है बैंक को पेमेंट कर देगा। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा लाइबिलिटी का वैलिडिटी खत्म तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन मेरा ए जो है वो क्रेडिटर फिर से बन जाएगा, लेकिन इस बार 10,000 का नहीं 10,100 का, क्योंकि वो मेरे से नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा, ठीक है, क्योंकि डिसऑनर मेरे वजह से हुआ है। अच्छा, फिर सी का देखो क्या बोल रहे हैं, वेन ए इंडोर्स द बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑफ ₹10,200 एंड सी पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100। बोल रहा है कि ऐसा बिल जो एंडोर्स्ड बिल है, किसने किसको एंडोर्स किया है, ए ने एंडोर्स किया था सी को जो कि उसका क्रेडिटर था, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट 10,200। सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऑनर्ड के लिए, ये डिसऑनर्ड के लिए है। तो सी ने अपना डेब्ट 10,200 का वो बिल लेके सेटल डाउन कर दिया था, ठीक है। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने डिसऑनर कर दिया, इसी वजह से सी को नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा नोटरी पब्लिक के पास जाके। अब हमें बोला है कि एंट्री करना है, तो देखो हम लोग एंट्री करके देखते क्या होगा। हम लोग एक काम करते, तीनों बुक्स में करते, वैसे तो हमें बोला है ए और बी के बुक्स में एंट्री करने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग तीनों के बुक्स में एंट्री करके देखते कैसा एंट्री होगा। तो पहले तो सेल होगा, सेल का एंट्री करते हैं।
ए ने सेल किया है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 10,000। अच्छा, बी ने परचेस किया है, अच्छा इसके बाद बिल्स ड्रॉ होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। इसने बिल एक्सेप्ट किया, ए अकाउंट डेबिट टू बी पी। ठीक है, अच्छा अभी हम सी का कुछ नहीं कर रहे, बाद में करके दिखाएंगे कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने अपना बिल जो है, ए ने बिल एंडोर्स कर दिया किसको, 1 मंथ बाद सी को एंडोर्स कर दिया। 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा, 1 एंडोर्स करने से इनके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है, कितने का बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, 10,000। बिल्स रिसीवेबल देने के बदले, कुछ एसेट देने के बदले इनका क्या फायदा हो रहा है, ये अपना सी बोल के इनका एक क्रेडिटर था, उनके साथ पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं अपने डेप्ट, यानी अपना जो पेबल था 10,200 का पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं। यानी सी ने उनको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो बोल रहा है फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। फुल नहीं लिखा है, लेकिन सेटलमेंट का मतलब है कि अकाउंट ही क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, तो 10,000 देने के बदले 10,200 सेटल हो रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। कौन डिस्काउंट दे रहा है, सी दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीप्ट। कितना, यहाँ पर 200। ठीक है, और बदले में क्या हो रहा है, सी क्रेडिटर मेरा कैंसिल हो रहा है, तो सी क्रेडिटर था तो क्रेडिट, और जब कैंसिल हो जाएगा तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना, 10,200। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस डेट पे यहाँ पर सी के बुक्स में हम लोग चाहे तो एक एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे कर देते, क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम अपने मन से तुम लोग को करके दिखा रहे। ठीक है, तो सी क्या एंट्री करेगा फर्स्ट फेब को, कि मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का, 10,000 का। ठीक है, बदले में मैंने अपने डेटर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया है कितने का, 200 रुपए का, क्योंकि मुझे ए से 10,200 मिलता, मैंने 10,000 पे ही मान लिया, तो टू ए मेरा जो डेटर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब बिल किसके पास है, अब बिल्स रिसीवेबल सी के पास है। सोच के देखो, बिल्स रिसीवेबल सी के पास आ गया, अब बी किसको पैसा देगा, सी को देगा। ठीक है, लेकिन 4 अप्रैल को पैसा देने का बात है, और 4 अप्रैल में क्या हुआ, बी डिसऑनर कर गया, मतलब बी बोल रहा है हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 4 अप्रैल को बी डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री होगा, सबसे पहले तो सी जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। सोच के देखो, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ सी जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, तो सी क्या एंट्री करेगा, सी एंट्री इस तरीके से करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जब जाएगा तो नोटरी पब्लिक बोलेगा आपका ये बिल खत्म, आपका ये बिल का वैलिडिटी खत्म, तो आप अपने एसेट को हटा दो, क्योंकि अब आपका एसेट नहीं रहा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल करना पड़ेगा। ये जो 10,000 का बिल्स रिसीवेबल एसेट था, ये 10,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग लॉजिकली एक एक चीज कर रहे हैं। ठीक है, और नोटरी पब्लिक बोलेगा मैंने तो नोटिंग कर दिया, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए मेरा, तो यहाँ पर टू कैश बोल के कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट होने के बाद सी क्या सोचेगा, सी सोचेगा कि हम अपना 10,200 जो एक ए से मुझे मिलने वाला था, और जिसके बदले मैंने ए को 200 रुपए का डिस्काउंट देके 10,000 में मान लिया था, अब हम ए को ऐसा कोई छूट नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे ए से पूरा 10,200 रिकवर करना है, हम 10,200 का पूरा रिकवरी करेंगे, और उसके साथ साथ 100 रुपीज का जो मेरा नोटरी पब्लिक के लिए खर्चा हुआ वो भी हम ए से रिकवर करेंगे, क्योंकि ए के वजह से मुझे ये प्रॉब्लम में पड़ना है। ठीक है, मैंने ए के वजह से ये प्रॉब्लम मेरा हुआ, अगर ये मुझे पेमेंट कर देता तो मुझे इतना झमेला नहीं होता, तो हम मेरा जिसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है हम उसी से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो सी बोलेगा कि हम ए से पैसा रिकवर करेंगे, कितना पैसा रिकवर करेंगे ये अभी ऐड करने से पता चलेगा। मैंने एक तुम लोग को पॉइंट बोला, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया तो, वो डिस्काउंट भी नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो डिस्काउंट कब दिया जाता है, नॉर्मली डिस्काउंट का कंसेप्ट सोचो, कोई अगर टाइम के पहले पेमेंट करता है ना तभी डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो शायद ए ने
टाइम के पहले पेमेंट क्या होगा सी को, मतलब पैसा नहीं दिया, बिल दिया होगा, तो सी ने खुश होकर उसे बोला ठीक है आप 10,000 दे दो, 10,200 के बदले 10,000 वाला बिल से हम मान जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपना बात नहीं रखेगा और डिले कर देगा, जैसे मान लो उसके 2 मंथ बाद उसे पैसा मिलने वाला था और क्या हुआ, मतलब और क्योंकि 3 महीने का बिल था और 1 महीने बाद एंडोर्स हुआ, 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला था, तो सी का तो लॉस हो गया। सी ने सोचा ए ने मुझे अर्ली पे कर दिया, कोई बात नहीं, बिल्स दे दिया, हम उसे डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन जब डिसऑनर हो जाता है ना, तो डिस्काउंट जो है वो नहीं देता है क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर सोचेगा मेरा तो ऐसे ही लॉस है और भी लॉस हो जाएगा, तो क्रेडिटर बोलेगा अब डिस्काउंट भूल जाओ, जो डिस्काउंट दिए थे ना वो भूल जाओ। तो वो डिस्काउंट को क्या कर देगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करके कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो ए से कितना पैसा लेने का सोच रहा है, पहले का 10,200 पूरा विदाउट एनी डिस्काउंट एंड 100 कैश, यानी 10,300, ये कैश यानी नोटरी पब्लिक वाला खर्चा, ठीक है। अब जब ये कैलकुलेशन करके उसने ए को बता दिया, तो ए अपना क्या एंट्री करेगा 4 अप्रैल को, ए बोलेगा हम मुझे तो ये मानना ही पड़ेगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा कि मुझे सी को कितना पैसा देना है, सी को हम क्रेडिट करेंगे, मुझे सी को पैसा देना है कितना 10,300, ठीक है। हम सी को क्रेडिटर कर लेते हैं, मुझे सी को 10,300 देना है और ये रिकवर किससे करेंगे, बी से करेंगे, तो बी को डेबिट करेंगे, कितने से, बी को कितने से डेबिट करेंगे, देखो बी को वो कितने से डेबिट कर सकता है, बी से जितना मिलने वाला था, तो बी से उसे 10,000 मिलने वाला था और नोटरी पब्लिक वाला जो चार्जेस है ना वो बी से रिकवर कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये डिस्काउंट वो बी से रिकवर नहीं कर सकता है। मतलब वो ये नहीं बोल सकता है कि मुझे ए को 10,300 देना है तो हम बी से 10,300 रिकवर करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी का लाइबिलिटी 10,100 तक का ही है, उसका पूरा 10,000 जो उसने परचेस किया था और नोटरी पब्लिक का जो खर्चा हुआ, और इनका जो डिस्काउंट का प्रॉब्लम है ये आपस में मतलब आपस में इनको जो है देख लेना है, तो ये अपना डिस्काउंट रिसिप्ट को कैंसिल कर देंगे, मतलब सीधा बात है डिस्काउंट नहीं मिलेगा, रिवर्स हो गया, डिस्काउंट रिसिप्ट जो है 200 नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा पूरी 10,200 ही सी को देना पड़ेगा प्लस 100, यानी नोटरी पब्लिक का चार्जेस 10,300, ए सी को 10,300 देगा और ए बी से 10,200 रिकवर करे, सॉरी 10,100 रिकवर करेगा, तो बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा कि मुझे ए को पेमेंट करना पड़ेगा कितना, मुझे ए को 10,000 तो देना ही है प्लस नोटिंग चार्जेस यानी 10,100, ठीक है। और डेबिट किसको करेगा, बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल बिकॉज वैलिडिटी खत्म 10,000 का, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस का जो लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर आ रहा है 100, ठीक है। ऐसे करके एंट्री होगा, ये वाला केस भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब केस डी देखो, इसमें क्या बोला है, when A sent the bill to banker for collection and the bank paid the noting charges 100, ये कौन सा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर ड्रॉयर ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है, बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टाइम पे कलेक्ट करने का, तो और बी ने डिसऑनर कर दिया, तो बैंक इन्फॉर्म करेगा ए को, ठीक है, कि देखिए आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है, अब आप बी से क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो फिर कैसा एंट्री होगा देखो इस केस में, यहाँ पर केस केस डी, ए और बी, यहाँ पर लिखते हैं पहले सेल परचेस का एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेस टू ए, फिर बिल्स ड्रॉ होगा, बिल्स ड्रॉ हो गया टू बी, बीपी एक्सेप्ट होगा, अच्छा। अब यहाँ पर ए जा रहा है बैंक के पास बिल्स को रखने के लिए, तो उसके लिए लैंग्वेज यूज होता है एंट्री पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू
बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल बैंक को देख के आ जाएगा तो इसके पास से ये चला जाएगा, इसमें एक बी का कोई एंट्री नहीं होगा। और 4 अप्रैल को जब बैंक ने इन्फॉर्म किया ए को कि बी ने क्या किया है, बिल डिसऑनर कर दिया है, तो आप देखो, आप बी से पैसा रिकवर कर लो, 100 रुपए का खर्चा हुआ है नोटिंग करवाने का, ठीक है। तो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा हम बी से पैसा रिकवर करेंगे, कितना, 10,000 तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ 100 जो नोटिंग चार्जेस है वो भी करेंगे। अच्छा हाँ, इस केस में नोटिंग कौन करवाएगा, इस केस में नोटिंग ए को ही करवाना है, क्योंकि बैंक इज नॉट होल्डर, बैंक के पास बस पोजीशन है उसको रखने का। जैसे लॉकर में हम लोग गोल्ड वगैरह बैंक में रखवाते हैं, तो उसमें बैंक वाले का ओनरशिप थोड़ी ना आता है, पोजीशन आता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हुआ था, जब हम लोग ये डिस्काउंट करवाते हैं बिल को बैंक को देके, तब हम लोग ओनरशिप पे बैंक को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उसको नोटिंग करवाने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसको अपने पास रखो, मतलब ए बिल को अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रख रहा है और बैंक के थ्रू से जो है पैसा कलेक्ट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो नोटिंग तो ए को ही करवाने जाना पड़ेगा। तो ए क्या बोलेगा, बी अकाउंट डेबिट, हम बी से 10,100 रुपए लेंगे, क्योंकि मेरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है वो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, मतलब जो मैंने कलेक्शन करने के लिए बैंक वाले को बिल दिया था, वो बैंक वाले ने जो है मतलब रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि बी ने पैसा नहीं दिया। अगर पैसा दे देता तो क्या एंट्री हो जाता, यहाँ पर हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, और ये क्या हो जाता है 10,000, ठीक है। वो चीज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, और जो है नोटिंग करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो ये हो गया 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अप्रैल को बी क्या बोलेगा, बी का तो वही एंट्री होगा, बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल और नोटिंग चार्जेस 100 मुझे देना पड़ेगा टू ए को देना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में बाई चांस अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप ही नोटिंग करवा लो, तो हम लोग बैंक को वो पैसा दे देंगे, तो टू बैंक हो जाएगा। सोच के देखो, अगर ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ही नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवा लो, ठीक है, बैंक को बोल सकता है, तो बैंक अगर करवा के लाएगा तो बैंक को वो 100 रुपए दे देगा। कलेक्ट किससे करेगा, बी से करेगा, क्योंकि बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के मतलब नोटिंग चार्जेस के लिए, ठीक है, तो उसी से रिकवर होना चाहिए। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोग को लेकिन डिसऑनर का चारों केसेस जो है कंप्लीट हो गया, तो इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, सेम वही मतलब डिसऑनर पे ही क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखो इसमें बोल रहा है ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 100 which had been discounted at 95, मतलब discounted bills receivable है, is dishonored, मतलब ये bills जिसके पास था उसने बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा दिया था, मतलब बैंक को बोला आप ये बिल्स रख लो और मुझे पैसा इमीडिएटली दे दो, तो बैंक बोलेगा हम इमीडिएटली 100 का 100 तो नहीं देंगे, इसमें मेरा क्या फायदा, हम 95 देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया एंड बैंक पे टू एज नोटिंग चार्जेस। अब इस केस में बैंक का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली बनता है नोटिंग करवाने का, तो बैंक ने ₹2 नोटिंग चार्जेस पे किया है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ड्रॉई एंड द बैंक। इस केस में ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर बैंक के बुक्स में भी एंट्री करने बोला है, तो सिर्फ इस सिचुएशन पे हमें एंट्री करके दिखाने बोला है ड्रॉयर ड्रॉई और बैंक के बुक में, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉयर ड्रॉई गुड इवनिंग शुरू। गुड इवनिंग मैम। ना मेरे को लगा आज एक ही क्लास था सुबह वाला। नहीं वो तो मैंने ऐड किया ना, तुम लोग के रूटीन में वो ऐड था लेकिन बंद था ना, मैंने बोला आज से ज्वाइन कर लो, और ये तो जैसा एज इट इज रूटीन में तो रहेगा ही बंद, ये तो तुम लोग का रेगुलर है ना, वो तुम लोग का बंद था ना, स्टैटिस्टिक्स आज से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा 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 ठीक है। ड्रॉई और ये देखो बैंक, ठीक है। तो ड्रॉयर का देखो यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉयर कौन है, यहाँ पर ए है,
ए ने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था और उसको डिस्काउंट भी करवाया था और उसके बाद ये बिल हो चुका है डिसऑनर। हम लोग को सिर्फ डिसऑनर का एंट्री करने बोला है, तो डिसऑनर पे क्या एंट्री होगा? डिसऑनर होने पे देखो सबसे पहले बैंक के पास बिल्स रिसीवेबल है तो बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक बोलेगा, जैसे नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटरी पब्लिक बोलेगा ठीक है मैंने नोटिंग कर दिया, मेरा फीस दे दो, तो बैंक के पास से ये पैसा चला जाएगा। फीस कितना है, इन्होंने कितना लगाया फीस? गुड इवनिंग सोनू। Good evening, ma'am. अच्छा देखो, बैंक ने कितना नोटिंग चार्जेस लगाया? 2 रुपीज, सॉरी बैंक बोल रहे हैं, नोटरी पब्लिक ने कितना नोटिंग चार्जेस लगाया? 2 रुपीज, ठीक है। तो बैंक वाले को नोटरी पब्लिक मतलब बैंक से जो भी पर्सन जाएगा उसको नोटिंग करवाने के लिए, उससे नोटरी पब्लिक ने 2 रुपए मांग लिया, तो बैंक बोलेगा टू कैश, मेरा कैश आउटफ्लो हुआ 2 रुपीज, ठीक है। और वो बिल्स को कर देगा कैंसिल, तो ये हो गया 2 बिल्स रिसीवेबल। बिल्स कितने का था? बिल्स था 100 रुपीज का, जो कि डिस्काउंट करवाया गया था, लेकिन बैंक के पास उस बिल का वैल्यू कितना था? 100, ठीक है। उसने उसके अगेंस्ट में ड्रॉयर को 95 दिया था, ठीक है। और डेबिट किसको करेगा? बैंक किससे ये पैसा रिकवर करेगा? जो उसके पास वो बिल जमा करने के लिए आया था। बिल जमा करने कौन आया था? ड्रॉयर आया था, ठीक है। ड्रॉयर मतलब क्या? जो बिल्स ड्रॉ करता है उसी के पास जो है राइट्स है कि वो बिल्स को ले जाके डिस्काउंट करवा सकता है। ड्रॉई के पास तो ऐसा कोई राइट्स होता नहीं, उसको तो पे करना होता है। तो यहां पर लिखेगा ड्रॉयर, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट। तो बैंक वाला ड्रॉयर से कितना पैसा लेगा? 102, क्योंकि अगर डिसऑनर नहीं होता तो उसे तो 100 रुपीज मिलता ड्रॉई से, तो वही चीज वो ड्रॉयर से रिकवर करेगा। बोलेगा कि आपने जो बिल्स दिया था उसमें जो ड्रॉई था उसने डिसऑनर किया, तो मुझे मेरा 100 रुपया तो चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस में मैंने 2 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा किया नोटिंग करवाने का, तो मुझे 102 रुपीज दे दो। तो ड्रॉयर क्या बोलेगा? ड्रॉयर बोलेगा मुझे तो बैंक तो सही बोल रहा है, मुझे तो बैंक को देना ही पड़ेगा, कितना? 102 रुपीज, ठीक है। तो ड्रॉयर क्या बोलेगा? हम बैंक को 102 रुपीज अभी दे देते हैं, ठीक है, देना मुझे पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास, बैंक से हम लोग पंगा नहीं ले सकते, ठीक है, हमें 102 रुपीज बैंक को दे देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये इसका गलती है? नहीं, गलती किसका है? ड्रॉई का। तो ये किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से। ड्रॉई से पूरा पैसा मांगेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है। ड्रॉई से कितना पैसा मांगेगा? 102। क्या बोलेगा ड्रॉई को? देखो तुम्हें तो 100 रुपए देना था, किसको? बैंक को, तुमने नहीं दिया मुझे, तो ऊपर से बैंक वाले ने नोटिंग करवाया तो मेरे से 2 रुपया लिया, तो वो भी दे दो, तो मुझे 102 दो, ठीक है। तो ड्रॉई क्या बोलेगा? ठीक है मुझे तो देना पड़ेगा क्योंकि मेरा गलती है, मैंने डिसऑनर किया। अब गलती देखो, डिसऑनर का अलग अलग रीजन होता है, किसी के पास पैसा नहीं है ऑन दैट मोमेंट या इंसॉल्वेंट हो गया, तो बहुत सारा रीजन होता है। अब ड्रॉई अपना क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई बोलेगा मेरा ये बीपी तो कैंसिल आउट हो रहा है बिकॉज इसका वैलिडिटी खत्म है, कितने का? 100 रुपए का, ठीक है। तो मुझे ड्रॉयर को, मेरे जो ड्रॉयर है उन्हें मुझे देना पड़ेगा कितना? 100 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस जो उन्होंने बैंक वाले को पे किया और बैंक वाले ने मेरे वजह से पे किया, वो मुझे इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बैंक को दे दिया तो मुझे इनको देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? नोटिंग चार्जेस डेबिट, ठीक है। ये इस तरीके से एंट्री होगा। तो देखो डिसऑनर वाला एंट्री हम लोगों का कंप्लीट हुआ, मतलब और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये तो जस्ट मेरा जो एग्जांपल्स लिया हुआ है वो वाला, ठीक है। हम लोग दूसरा तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इस पे, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। ये डिसऑनर ऑफ बिल कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। ये क्या होता है देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है? देखो पढ़ के समझ में आ रहा होगा, बिल को रिन्यू करवाना, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिल को अगर हम लोग पे नहीं कर पाते डेट पे तो डिसऑनर हो जाता है। अगर हम लोग जाके पहले ड्रॉयर को बता देते हैं देखिए कल मुझे पेमेंट करना है लेकिन मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे, आप एक काम कीजिए ये पुराने बिल को कैंसिल करके फिर से एक नया बिल कुछ और दिन के लिए एक्सटेंड करके बना दीजिए। तो अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो उन दोनों के ऊपर, जो इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर दोनों के एग्री होने पे डिपेंड करता है। अगर एग्री हो जाता है ड्रॉयर तो वो कर सकते हैं, उसे अगर लगता है ठीक है हम रिन्यू कर देंगे तो वो कर सकता है। अब रिन्यू क्या ऐसे ही हो जाएगा? मतलब एक बात समझ के देखो कि 1 तारीख को ए ने सेल किया, ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग बार बार कर रहे हैं वही बोल रहे हैं, किसको? बी को सेल किया है 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट, ठीक है। और 4 अप्रैल को, और मान लो 1 अप्रैल को एक बिल ड्रॉ किया है, किसने? ए ने। हम एक काम करते हैं ऐसे ड्रॉ करके बताते हैं, ये देखो ये है ए,
ये बी है, ठीक है। तो ए ने क्या किया है, सेल किया है, बी ने क्या किया है, परचेज किया है, कितने का, 10,000 का। ए ने बिल ड्रॉ किया है क्योंकि बी ने जो है क्रेडिट टर्म ज्यादा मांग लिया इसी वजह से, और बी के पास बीपी है कितने का, 10,000 का। अब पे कब करना है, ये बिल्स पेबल जो है 4 अप्रैल को सपोज पे करना है, आज है 1 जनवरी, ठीक है। अब 4 अप्रैल आने के पहले पहले बी चला गया ए के पास, ठीक है। ए के पास जाके बोल रहा है, ए सुनो मुझे, मेरे पास ना पैसा नहीं है अभी, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, एक काम करो ना, आप इसको, इस बिल को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो कल इनवैलिड हो जाएगा, कल 4 तारीख हो जाएगा। मान लेते हैं कि जब ए गया वो 3 अप्रैल था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए को बोलेगा कि आप इस बिल को रिन्यू कर दीजिए, तो ए क्या बोलेगा, ठीक है कर देंगे, लेकिन मेरा तो लॉस है, मुझे लगा था मुझे 3 महीने में पैसे मिल जाएगा, अब ये पैसा मुझे 5 महीने बाद मिलेगा, आप बोल रहे हो 2 मंथ के लिए एक्सटेंड करने के लिए, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट दे दो, ठीक है, मुझे कुछ इस पैसे पे इंटरेस्ट भी दे दो, और पैसा दे देना 2 महीने बाद मुझे 10,000 प्लस कुछ अमाउंट दे देना, तो मेरे लिए सही रहेगा। तो बी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है ए को, अगर ये उसका रिक्वेस्ट मान लेता है तो उस हिसाब से हमारा एंट्री हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, बिल को एक्सटेंड कर दो, बदले में ए क्या बोल सकता है, ठीक है आप मुझे कुछ इंटरेस्ट भी दे देना, क्योंकि देखो मेरा जो पैसा 3 मंथ्स में मिलने वाला था उसका तो 5 मंथ्स हो जा रहा है ना, अब 2 मंथ्स क्यों, 1 मंथ का भी एक्सटेंशन हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है। अब जैसा जो है ड्रॉयर को ठीक लगे, इन दोनों में बात होगा, नेगोशिएशन होगा, उस हिसाब से ना काम होगा। अब उसका कोई फिक्स रूल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो, जो मैंने इंटरेस्ट का बात बोला, अब ए ना 2-3 तरीके से इंटरेस्ट का डिमांड कर सकता है, कैसे, एक ये बोल सकता है इंटरेस्ट का पैसा अभी कैश में दे दो और बिल का 2 महीने बाद दे देना, या फिर ऐसे बोल सकता है कि इंटरेस्ट का पैसा प्लस बिल का पैसा दोनों मिला के 2 महीने बाद दे देना। अब जैसा क्वेश्चन में रहेगा, या फिर प्रैक्टिकली भी अगर सोच के देखो, जैसा इनमें एग्रीमेंट होगा उस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन हमें करना पड़ेगा। तो रिन्यूअल ऑफ बिल होने से सबसे पहले पुराना बिल जो ओरिजिनल बिल है वो कैंसिल कर दिया जाता है, और एक फ्रेश बिल आगे के कुछ टर्म्स, आगे के कुछ पीरियड के लिए ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक इंटरेस्ट का भी बात हो सकता है, अगर ड्रॉयर बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट भी दो तो बी को देना पड़ेगा, मतलब ड्रॉई को। अब इंटरेस्ट वो 2 तरीके से जो है डिमांड कर सकता है, एक तो बोल सकता है कि आप इंटरेस्ट दे दो, बिल का पैसा 2 मंथ्स बाद दे देना, या फिर ऐसा बोल सकता है बिल और इंटरेस्ट दोनों मिला के ही मुझे बाद में दे देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई थिंक कि केस समझ में आया कि हम लोग कौन सा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब लिख लेते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। कैंसिलेशन ऑफ original bill and draw and drawing a fresh bill for another period on a request of drawing। ठीक है, जो मैंने तुम लोग कभी ड्रॉ करके समझाया वही चीज लिखवा दिया ताकि जब भी तुम लोग कभी पढ़ोगे तो रिन्यूअल ऑफ बिल समझ में आ जाएगा क्या होता है। कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, अब ओरिजिनल बिल का पैसा नहीं दे पा रहा है, आगे आगे चला गया, ठीक है, 2-3 दिन पहले चला गया, जाके बता दिया कि नहीं दे पाएंगे, डिसऑनर हो जाएगा, बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉइंग ए फ्रेश बिल फॉर अनदर पीरियड ऑन ए रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट का भी लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से डिमांड कर सकता है जो ड्रॉयर है वो, तो यहाँ पर लिखते हैं देखो, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल द इंटरेस्ट और द extended period is either paid in cash or is included in the amount of the
न्यू बिल, ठीक है। जो मैंने बोला कि रिन्यूअल ऑफ बिल जब होता है तो इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, अब इंटरेस्ट कितना जो है चार्ज कर सकता है ड्रॉयर, क्या कुछ भी चार्ज कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा कि मेरा इस बिल को 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दो, तो 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और इंटरेस्ट का रेट जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, ठीक है। तो 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, मतलब 2 मंथ्स फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है। जितना एक्सटेंडेड पीरियड होगा उसका, अब ये इंटरेस्ट वो कैश में भी मांग सकते हैं या फिर बाद में बिल के साथ ऐड करके भी ले सकते हैं। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 11 क्या बोला है, देखो। ऑन 1st Jan B owes 10,000 and accept a 3 months bill for the amount on the date of maturity। 1st Jan को क्या हुआ है, बी ने क्या किया है, पैसा उधार लिया है, किससे, ए से। ये देखो 10,000 बी ओज, मतलब बी ने उधार लिया है 10,000 और एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है बीपी को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। बिल्स ड्रॉ किया जाता है, लैंग्वेज देखो, बिल्स ड्रॉ किया जाता है, बीपी एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब हम अपना लाइबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और मुझे मेरे मेरे पास कोई एसेट है, यानी बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो एक्सेप्ट है 3 मंथ्स बिल, 3 मंथ्स बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब 3 महीने बाद पेमेंट करना है, कितना, 10,000 फॉर द अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट होगा। बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, ठीक है। बी के पास कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बी के पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा दे पाए टाइम पे। ऑफर्स ए को उसने ऑफर किया कि 4,000 ऑफर्स किया कि 4,000 ले लो, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज देखो, मैंने थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ लिया ना, तो इसीलिए देखो एक बार में पढ़ते समझ में आएगा। देखो ऑन 1st Jan बी ओज 10,000 एंड एक्सेप्ट 3 मंथ्स बिल फॉर द अमाउंट, यहाँ पर फुल स्टॉप है। बी ने कुछ उधार लिया है 10,000 रुपए का 1st Jan को, और एक 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया है उस अमाउंट के लिए। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन मैच्योरिटी डेट आ गया, मतलब बिल्स का पेमेंट करने का डेट आ गया, बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, बी जो है वो एबल नहीं है कि उस बिल का पैसा वो पे कर दे। ऑफर ए रुपीज 4,000, ए को 4,000 ऑफर किया, 10,000 के बदले 4,000 ऑफर किया, एंड आस्क हिम टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर द 3 मंथ्स फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। तो बी ने ही पूरा ऑफर किया ए को कि ए हम अभी 4,000 दे देते हैं आपको, बाकी जो बचा हुआ बिल का अमाउंट है यानी 6,000, वो पैसा और 15% इंटरेस्ट हम आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देंगे, ठीक है। 15% इंटरेस्ट इसी ने ऑफर कर दिया। अब देखते हैं ए ने क्या बोला। ए बोला ठीक है, हम एग्री है, ए एग्रीज टू हिज प्रपोजल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बुक्स में एंट्री करना है। तो यहाँ पर क्या दिखा है, पूरे बिल को रिन्यू नहीं किया गया, बी के पास एक्चुअली 10,000 का अवेलेबिलिटी नहीं हुआ होगा, तो 4,000 तो पे कर दिया और बाकी अमाउंट का जो है बिल रिन्यू करवा लिया, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देने का बात किया, 15% इंटरेस्ट दे देगा, 15% पर एनम बेसिस पे, लेकिन 15% पूरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 15% तो पूरे 1 साल का, मतलब 12 मंथ्स का है, तो एक्सटेंशन 3 मंथ्स का हो रहा है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हमें एंट्री करना पड़ेगा ए और बी के बुक्स में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे एंट्री होगा। इलस्ट्रेशन 11 ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ने उधार लिया है, तो पहले एंट्री करते हैं 1st Jan को। तो ए ने उधार दिया होगा, बी ने उधार लिया होगा, तो एंट्री क्या होगा, बी के पास उधार लेने से क्या होता है, पैसा आता है, तो बी के पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, किससे उधार लिया है, ए से, तो ए को बाद में ये पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ए क्या बोलेगा, मैंने बी को उधार दिया है तो बी से मुझे पैसा मिलेगा, तो बी इज माई डेटर, तो बी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, उधार दे दिया। बदले में ए ने बिल्स ड्रॉ किया, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और यहां पर हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। इन्होंने आपस में पैसा लेन देन किया, फिर बिल्स भी ड्रॉ किया।
अब मैच्योरिटी डेट के पहले बी ने इन्फॉर्म किया ए को कि पैसा नहीं दे सकते। अच्छा देखते पहले किया कि उसी दिन किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा उसी दिन किया। मैच्योरिटी डेट कब होगा? 4 अप्रैल होगा, क्योंकि देखो 1 जन को बिल ड्रॉ हुआ था और 3 मंथ्स के लिए बिल था, तो 1 जन से लेके 3 मंथ्स होता है 1 अप्रैल, और 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होने के बाद 4 अप्रैल हो जाएगा। 4 अप्रैल में बी आके ए को बोल रहा है कि हम पैसा जो है 4,000 ही दे सकते हैं, ठीक है, बाकी 6,000 का नया बिल ड्रॉ कर दो और इंटरेस्ट ले लो 15%। ए ने एग्री कर लिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा जो कि 10,000 का था। अब क्या पूरे 10,000 से कैंसिल होगा या फिर 6,000 से कैंसिल होगा जो नहीं दे पा रहे? देखो इसका रूल समझो। पुराना बिल का अगर पूरा पैसा मिलता तो बात अलग था, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ और हुआ था। पहले हुआ था कि 10,000 मुझे 4 अप्रैल को मिल जाएगा या फिर इनको 10,000 4 अप्रैल को देना है। लेकिन अभी हुआ क्या, बी को कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से बी बोल रहा है हम अभी 4,000 दे देते हैं, बाद में दे देंगे। तो ओल्ड बिल फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखे हुए थे, क्योंकि बिल्स में तो लिखा हुआ रहता है ना, उस हिसाब से फॉलो नहीं हुआ, तो उसको पूरी कैंसिल कर देना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टार लगा लो। जब भी रिन्यू होता है तो ओल्ड बिल कैंसिल होगा, ठीक है। जब भी रिन्यू होगा, मेरा बात सुनो, जब भी रिन्यू होगा, चाहे हम लोग उसका पेमेंट आधा अधूरा कर रहे हैं, जैसे 4,000 दे दिया, 6,000 का नया बिल ड्रॉ करवा रहे, या पूरा का पूरा 10,000 का ही नया बिल ड्रॉ होता, जो भी केस हो, ओल्ड बिल हमेशा कैंसिल होगा जब जब नया बिल रिन्यू होगा, ठीक है। तो ओल्ड बिल को कैंसिल करने से एंट्री क्या होगा, इसका बिल्स रिसीवेबल डेबिट था तो वो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनका बीपी जो है यहाँ पर ये देखो, इनका बीपी क्रेडिट था तो इनका बीपी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनका बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा, इनका बिल्स पेबल कैंसिल होगा, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री बी आर टू बी, तो बिल्स को कैंसिल करने का बी टू बी आर, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट एंट्री होना चाहिए, कैंसिलेशन एंट्री हो रहा है। जो बिल मैंने ड्रॉ किया उसका कैंसिलेशन एंट्री, मतलब एंट्री को हटा दो, ठीक है। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, कितना हो गया, 10,000। ये कौन सा एंट्री है, ये है ओल्ड बिल कैंसिलेशन। ओल्ड बिल कैंसिलेशन, ये जब भी रिन्यू होगा, जब भी रिन्यू होगा तब ओल्ड बिल कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कैसे करके सोल्यूशन हुआ इनका जो प्रॉब्लम हो रहा है, इन ए ने बोला कि ठीक है मुझे 4,000 अभी दे दो, बाद में 6,000 प्लस इंटरेस्ट दे देना। तो ए को 4,000 मिल रहा है, तो एंट्री क्या होगा, कौन से डेट पे, इसी डेट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ए के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू क्या होगा, बी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखो, टू बिल्स रिसीवेबल नहीं कि 4,000 से बिल्स कैंसिल हो रहा है। पुराना बिल का जो रूल्स रेगुलेशंस, मतलब जो भी मतलब लीगल टर्म्स थे वो फॉलो नहीं होने की वजह से ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। और अगर मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जा रहा है तो मुझे पैसा मिलने पे अब हम किसे कैंसिल करेंगे, बी को, क्योंकि देखो पहले क्या हुआ था, बी डेबिट हुआ था फिर बी क्रेडिट हुआ था, ठीक है। अब जब हम लोग बिल को कैंसिल कर रहे हैं तब देखो बी फिर से डेबिट हो गया। तो अगर बी से मुझे 10,000 मिलेगा, उसमें से 4,000 मिल जा रहा है, तो मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। तो यहां पर हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बी। और बी क्या बोलेगा, हम 4,000 पे कर रहे हैं, किसको, ए को, और उसके वजह से मेरा जो है यहाँ पर ए यानी क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4,000, 4,000 हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, इसका अगर तुम लोग लाइन बाय लाइन देखोगे कि कैसे करके बना, पहले तो कैश टू ए हुआ, मतलब ए को मुझे 10,000 देना है, फिर ए को मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया, बिल्स पेबल में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ, बीपी टू ए हो गया, वो पीछे लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो बीपी बीपी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए, मतलब वही कैश टू ए हो गया, मतलब मुझे ए को 10,000 देना है, ए मेरा क्रेडिटर बन गया। सिमिलर चीज यहाँ पर भी हुआ, तो ए का लाइबिलिटी मैंने 4,000 से कम कर दिया, तो ए डेबिट टू बीपी हो गया, कैश डेबिट टू बी हो गया। अब बिल का रिन्यू करने का टाइम आ रहा है, तो 6,000 से बिल रिन्यू होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। इंटरेस्ट का एंट्री क्या हो जाएगा, ए को इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके लिए इंटरेस्ट अर्निंग है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। और बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होता है, उस बेसिस पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इनका इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ए
इंटरेस्ट किससे लेंगे, बी से लेंगे, तो वो बी अकाउंट को करेंगे डेबिट, और बी इंटरेस्ट किसको देगा, ए को देगा, तो ए अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब अमाउंट निकालते हैं इंटरेस्ट का कितना होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कितने पे इंटरेस्ट लगेगा। हमेशा जो ड्यू अमाउंट होता है, देखो 10,000 आउट मतलब ड्यू अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, उसमें से 4,000 पे कर दिया, तो 6,000 जो बचा, जो अनपेड है, ड्यू अमाउंट है, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को हम इंटरेस्ट किस पे देते हैं, जो पैसा उनसे लोन पे लेते हैं। तो ये तो बेसिकली लोन जैसा ही हुआ ना, जब किसी को पैसा नहीं पे कर पाते हैं, देरी से करते हैं, तो वो तो लोन जैसा ही हो गया। तो 6,000 इंटू 15%, 15% है पूरे एक साल का, ठीक है रेट। तो 6,000 पे अगर 15% लगाएंगे तो एक साल का निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 इसके नीचे भी लिख सकते हो, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फिर 1 मंथ का आएगा, और कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितने दिन का उन्होंने बिल को एक्सटेंड करवा लिया, 3 मंथ्स का, तो यहाँ पर 3 मंथ्स का हो जाएगा। अब इसका देखते हैं कितना अमाउंट निकल के आता है, 6,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 4, 3/12 4 होता है, 225, तो 225 रुपीज का इंटरेस्ट इन्होंने ड्यू कर लिया, रिसीव करने के लिए, इन्होंने पे करने के लिए ड्यू करके दिखा दिया, ठीक है। अब नया बिल बनेगा, नया बिल फिर से ड्रॉ हो रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है, ए ड्रॉ कर रहा है, किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। नए बिल का टोटल अमाउंट क्या होगा, बिल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है, यानी 6,225। सिमिलरली बी के लिए क्या हो जाएगा, बी बोलेगा ए अकाउंट डेबिट टू बी, बीपी को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कि अगर बिल रिन्यू होता है तो किस तरीके से उसका एंट्री होता है। इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकता है, जैसे देखो 4,000 दे दिया, बाकी पे इंटरेस्ट हुआ, ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा बिल को ही रिन्यू करवा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, हम लोग देखेंगे। ये जस्ट एक कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो बन गया कि रिन्यू ऑफ बिल होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। इसके बाद इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पर अच्छा, इंसॉल्वेंसी पहले लिखवा देते हैं कि अगर जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, यानी जिसके पास बीपी है, वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा, देखो इंसॉल्वेंट होने से नॉर्मली मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट ये बोलता है कि अगर इनका कोई एसेट वगैरह है तो वो बेच के जिनको जो भी पैसा मिलेगा, ऐसा सिर्फ बिल्स वाला ही बात नहीं है, प्रैक्टिकली सोच के देखो। अगर मान लो उसने कोई बैंक से लोन ले रखा था तो बैंक वाला भी अपना रिकवरी करेगा, ठीक है। हर एक इंसान जिनको उनसे पैसा मिलने वाला था सभी को मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ सच में उधार है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ बोलने लग जाए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी अगर होता है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, when the bill is dishonored due to insolvency of ट्रॉई। ट्रॉई इंसॉल्वेंट हो चुका है, पैसा नहीं दे पा रहा है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर ऑफ द बिल, आइदर नथिंग इज रिसिव्ड या तो कुछ ही नहीं मिलेगा। मान लो उनका कोई एसेट वगैरह कुछ भी नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा, फुल्ली लॉस, ठीक है। या फिर हो सकता है एसेट वगैरह बेच के कुछ रिकवरी हो गया, नथिंग इज रिसिव्ड और सम पार्शियल पेमेंट, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। डिविडेंड बोल सकते हो लैंग्वेज में, डिविडेंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम,
ठीक है। या तो कुछ नहीं मिलता है इंसॉल्वेंट हो जाने पे, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया या तो कुछ नहीं मिलेगा या तो पार्शियली कुछ अमाउंट मिल जाएगा और पूरा पूरी हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए। किसी को अगर किसी से 10,000 मिलने वाला था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बोल रहे हैं हम देखो 4,000 ही दे पाएंगे और नहीं दे पाएंगे, तो 4,000 ही लेते, कम से कम 10,000 लॉस होने की जगह 6,000 ही लॉस होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा और कुछ लिखना नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ इन इलस्ट्रेशन 11, मतलब अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, एट मैच्योरिटी द सेकंड बिल वाज डिसऑनर्ड, मतलब ये देखो ये जो सेकंड बार बिल ड्रॉ हुआ ना, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो सेकंड बार जो नया बिल ड्रॉ हुआ ये वाला, ये बिल अगर 3 मंथ्स बाद डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था ना, अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, बोल रहा है कि डिसऑनर्ड क्यों, ड्यू टू बी बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब पैसा नहीं दे पाएगा। पहले तो देखो प्रॉब्लम चल ही रहा था, तभी तो वो 10,000 की जगह 4,000 दिया, बोला 6,000 का बिल एक्सटेंड कर दो। अब 6,225 रुपए उसे देने थे, अब बोल रहा है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, अब क्या होगा, बोल रहा है एंड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा रुपीज वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इस लाइन का मतलब होता है कि इनका एसेट का जो हालत है, किसी को अगर 1 रुपया मिलने वाला है तो उसे 60 पैसा ही मिल सकता है। यहाँ पर बोला एंड ए डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी, मतलब 1 रुपए के जगह 60 पैसा मिलेगा, ऐसा हालत है। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम हिज एस्टेट, व्हाट एडिशनल एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो इस केस में अगर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को इस पॉइंट के साथ ऐड कर देते हैं, तो और हमें क्या एंट्री करना पड़ सकता है। तो देखो हमें बोला है कि एडिशनल एंट्री क्या होगा, बस इतना ही पूछा है। और अगर नहीं भी पूछेगा, मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हमें पूरा करना होता है, तो भी हम लोग कैसे करेंगे, पहले बोलेंगे कि बी ने उधार लिया, ए ने उधार दिया, ठीक है, फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद जो है बी ने बिल एक्सेप्ट किया, फिर बी ने उसे रिन्यू करवाया, कुछ कैश पेमेंट किया, ये नया बिल है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इसके बाद का एंट्री देखो क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज तो होंगे ही होंगे उस क्वेश्चन में, फिर एडिशनल एंट्री क्या क्या हो जाएगा इसके बाद। तो जैसे ही क्या बोलते हैं उसे, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो एंट्री ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये कौन सा एंट्री है, मैच्योरिटी डेट पे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो भी तो बिल जो है उसका वैलिडिटी खत्म, तो बिल को तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो हम लोगों ने बिल को कैंसिल कर दिया। ठीक है, बी क्या बोलेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, ये हो गया कैंसिलेशन एंट्री। ये डेट कौन सा होगा, 3 मंथ्स बाद। अब रिन्यू कब होना था, ये देखो 4 अप्रैल के बाद 3 मंथ्स बाद, तो 4 अप्रैल से लेके 4 मई 1 मंथ, 4 मई से 4 जून 2 मंथ्स, 4 जून से लेके 4 जुलाई 3 मंथ्स, और 4 जुलाई में 3 दिन ऐड हो जाएगा, तो 7 जुलाई जो है ये हम लोगों का मैच्योरिटी डेट आया है। तो उस दिन बी ने बोला कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हम पूरे बिल का पैसा, कुछ भी पूरे बिल का पैसा नहीं दे सकते, मेरा स्टेट बेच के जो 60 पैसा 1 रुपए के अगेंस्ट में आ रहा है उसमें आप भी अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, ए ने अपना बिल्स जो है वो उसके अगेंस्ट में तो पैसा मिलेगा नहीं, उसे कैंसिल कर दिया, इसने अपना बीपी कैंसिल कर दिया, तो डेबिट किसको करेगा, बी को। ये आसामी कि मुझे बी से अब पैसा लेना है, बिल तो खत्म हो गया, अब देखते हैं बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है पूरा नहीं दे पाएंगे, 60 पैसा इन्हें रुपए दे पाएंगे। ठीक है, तो ए बोलेगा ठीक है भाई, पूरा लॉस होने से तो अच्छा है कुछ मिल जाए। तो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट डेबिट, जो नहीं मिला, टू बी, बी को क्लोज कर देंगे, बी से 6,225 मिलने वाला था, 6,225 में 60 पैसा मिलेगा, यानी 60% या 0.60, तो मिलेगा कितना, नहीं 40%, यानी 0.40। चेक करके देखो कितना मिल रहा है, 6,225 इंटू 0.6, 3735, और 40% मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 2490 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मैंने ए को अपने बुक से हटा दिया, क्योंकि मेरा तो वैसे भी इंसॉल्वेंसी हो चुका है, तो हम डेटर को तो सॉरी क्रेडिटर को
जो पेमेंट कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। डेटर मेरा पूरा कैंसिल हो गया, बदले में मैंने कितना पेमेंट किया 3735, ठीक है। और बाकी को क्या एंट्री दिखाएंगे, जो नहीं दे पाए। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जाना कोई अच्छा बात नहीं है कि लोगों से पैसा उधार कर लिए फिर इंसॉल्वेंट हो गए, चलो अच्छा बात है। देखो पहला बात है तो एस्टेट से रिकवरी होगा, उल्टे का क्या होता है, गुडविल भी खराब हो जाता है, ठीक है। आगे जाके कोई किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है जो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा ये जो है, जो 2490 हम नहीं दे पाए, ये मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ये है मेरा डेफिशिएंसी बताता है, ठीक है। ये मेरा डेफिशिएंसी बताता है, ठीक है। तो ये देखो इनके लिए लॉस, डेटर से पूरा पैसा नहीं मिला, और इनके लिए ये डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉफिट नहीं है पैसा नहीं दे पाना, ठीक है। ये इनके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का अगर इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट और एक केस है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जैसे हम लोग डिले कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है, और उसको बिल को रिन्यू करवा सकते हैं। वैसे ही हम लोग अगर चाहे तो अर्ली भी पेमेंट कर सकते हैं। डिले करने पे जैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, अर्ली पेमेंट करने पे रिबेट मिलता है। रिबेट यानी कि छूट। जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी तुम लोग देख सकते हो कि बता देता है कि 10 दिन के अंदर पे कर देंगे तो ठीक है, इस डेट के अंदर नहीं करेंगे तो हमें इतना इतना जो है फाइन भरना पड़ेगा। और अगर हम लोग अर्ली थोड़ा पे करेंगे तो उसमें हमारा देखा जाता है कि जो भी बिल है उसे 10 रुपया 5 रुपया कम कर देता है, कि अगर आप अर्ली पे करते हो तो उस पर आपका थोड़ा सा जो है डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर बिल्स का पैसा अर्ली पे किया जाता है तो ड्रॉयर जो है वो ड्रॉई को डिस्काउंट देता है, ठीक है। नहीं तो कोई क्यों अर्ली पेमेंट करेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो ही करेगा। अच्छा, अब ये तुम लोग सोच सकते हो कि उसको तो डिस्काउंट मिल रहा है तो वो अर्ली पेमेंट कर रहा है, लेकिन जो डिस्काउंट दे रहा है उसका क्या बेनिफिट है। देखो एक्चुअली बिजनेस करते हैं जो लोग, उनके तरह हमें सोचना चाहिए कि पैसा जितना जल्दी आए, बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए उतना अच्छा, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी होता है कि वो कैपिटल को इन्वेस्ट करके उससे और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा पैसा जितना जल्दी मिले उतना अच्छा, अगर मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़े तो हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेकिंग पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट और रिबेट। एक्चुअली मेनली से रिबेट ही बोलते हैं, छूट, ठीक है। फिर भी इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, मतलब इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। जैसे देखो लोन लेने से इंटरेस्ट देते हैं, एफडी करने से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ पर जो है पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट और रिबेट allowed by the holder of the bill to the drawee at an agreed rate of interest for the unexpired period, ठीक है। कितने दिन के लिए रिबेट मिलेगा, जैसे मान लो 3 मंथ्स का बिल है, तो बिल जो है आज के बाद से 3 मंथ्स बाद पेमेंट करने का बात है। लेकिन जैसे मान लो, या फिर जो क्वेश्चन का एग्जांपल हम लोग बार बार कर रहे हैं, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, 4 अप्रैल को देना था, अब कोई आके उस बिल को 4 मार्च को देके चला गया, ठीक है, 1 मंथ पहले, तो उसे 1 मंथ के लिए रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। अब रिबेट कितना मिलेगा, वो जो मतलब रेट चल रहा होगा उसके बेसिस पे, तो रेट हमें क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन रहेगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आएगा कि कैसे करके होगा। ये वाला इलास्ट्रेशन 30, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
A sold to B for 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3 months bill for the amount. जो क्वेश्चन हम लोग बार बार कर रहे हैं वही वाला दिया हुआ है. B accepted the bill and return it to A 1 month before the due date. ड्यू डेट के 1 मंथ पहले, ड्यू डेट के, ठीक है. ड्यू डेट कौन सा होता है? 1st जन से लेके अगर देखें तो 1st अप्रैल, ये ड्यू डेट. इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो ये मैच्योरिटी डेट, ये मैच्योरिटी डेट, ये ड्यू डेट, ठीक है. 1 month before the due date, B return the bill under a rebate of 18% per annum. B ने पेमेंट कर दिया और B को रिबेट मिल गया 18% per annum. 1 मंथ का रिबेट मिलेगा, ठीक है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A एंड B. ठीक है, चलो एंट्री करके देखते हैं. A और B. 1st जन को A ने सेल किया तो B अकाउंट डेबिट टू सेल. $10,000. A account debit to purchase 10,000. Bills receivable to B. मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू ए होगा ना? कौन सा बिल? परचेस अकाउंट ना. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये उल्टा लिखती है मैंने. अरे हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है. परचेस अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा, क्रेडिट परचेस का एंट्री. फिर बी आर टू बी. अच्छा, इसके बाद ए अकाउंट डेबिट टू बीपी. ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है. बिल्स ड्रॉ हो गया. इसके बाद यहाँ पर 1st मार्च को, ठीक है, 1st मार्च को, क्योंकि 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट बी आके बोल रहा है कि हम पेमेंट कर देते हैं आपके बिल का. तो ए बोला बहुत ही अच्छा बात है, और क्योंकि आप मुझे 1 महीना पहले पैसा दे रहे हो तो आपको हम कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं, जिसको रीबेट बोल सकते हैं, ठीक है. तो ए बोल रहा है मेरे पास पैसा तो आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरा बिल्स कैंसिल मतलब खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बिल का पैसा पेमेंट हो जाता है तो एसेट को तो हटा देंगे, ठीक है. और क्योंकि वो जल्दी दे रहे हैं तो हम उससे कुछ रिबेट देंगे, तो मेरे लिए थोड़ा सा लॉस है, ठीक है. जितना हम उनको डिस्काउंट कर देंगे वो मेरे लिए लॉस है. कितना डिस्काउंट हो जाएगा चेक करके देखो. 10,000 रुपीज पे 18% पर एनम का रूल्स बना हुआ है. मतलब इस क्वेश्चन के लिए 18% पर एनम डिस्काउंट दिया जाता है, पूरे 1 साल के लिए 18% पर एनम. तो हम लोगों का तो जो है 1 मंथ बिफोर जो है रिबेट, सॉरी क्या बोलते हैं, 1 मंथ बिफोर जो है पेमेंट हो रहा है, तो 1 मंथ के लिए जो है डिस्काउंट जितना होगा उतना मिलेगा. तो 1/12. तो देखते हैं कितना होगा. 18% डिवाइडेड बाई 12, 150. 150 रुपीज का जो है यहाँ पर रिबेट का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 150. अब ये माइनस करने से पता चलेगा इनको कितना मिलेगा. 9850 मिल रहा है, ठीक है. अच्छा, और बी क्या एंट्री करेगा? बी बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल, ठीक है. मुझे रिबेट भी मिला तो ऐसे रिबेट को क्रेडिट कर सकता है. रिबेट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, दोनों सही है. और पेमेंट कितना करना पड़ा? अच्छा, बैंक ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ बैंक लिखा है, तो यहाँ भी लिख देते हैं 9850. इतना पेमेंट करने से ही हो गया, ठीक है. तो देखो ये मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर सारा कंप्लीट किया मैंने. देखो एक्चुअली इससे क्या हुआ, हम लोग को एक ओवरव्यू मिल गया, ताकि मतलब कैसा कौन सा क्वेश्चन में रहेगा. क्योंकि अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें रिबेट भी है, उसके साथ साथ मतलब क्या बोले, रिन्यू भी है, सारी चीज को एक साथ दे दिया है, तो फिर समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इंडिविजुअली ये सारे क्वेश्चन करवा दिए. अब इसको बंद कर देते हैं, अभी इसका और कोई जरूरत नहीं है. अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन है. जैसे कि पहला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 1, ठीक है. ये वाला देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ से करते हैं, ठीक है. ये जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये हमें बेस दिया है, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन हमारा इतना डायरेक्ट नहीं होता है. बेस हमें एक मिल गया, अब हमें बहुत सारी चीज को कंबाइनली भी दिया हुआ रहेगा, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर
1 में क्या बोला है, मिसेस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिसेस अरुणा डेटेड 1 Jan 2020 फॉर 2 months। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2 बिल मिला है। ठीक है, तो किसको किससे मिला है, तो इसका मतलब ये देखो मिला है मतलब क्या, ड्रॉ हुआ होगा। तो सुजाता रिसीव्स, तो सुजाता के पास क्या आया होगा, बिल्स पेएबल। ठीक है, नहीं, सुजाता ने रिसीव किया है 2 बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, तो इनके पास आया है बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये ड्रॉयर है। 2 बिल्स, इनके पास बिल्स आया है तो बिल्स रिसीवेबल आया है। फ्रॉम मेसर्स अरुणा डेटेड ऑन 1 Jan 2020 फॉर 2 months, मतलब ये बिल्स रिसीवेबल 2 months का है, 2 months बाद पैसा मिलने वाला था। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड सेकेंड बिल फॉर 15,000। द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ये ऑफ होगा। ठीक है, इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 Jan 2020। क्या हुआ देखो, यहाँ पर है सुजाता, ठीक है, यहाँ पर कौन है, अरुणा। ठीक है, और एक पार्टी कौन है, श्री। तो सुजाता के पास क्या है, 2 बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो किसका बिल्स रिसीवेबल है, अरुणा के नाम का। ठीक है, अरुणा के पास क्या है, 2 बिल्स पेएबल है। ठीक है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, फर्स्ट बिल जो है, सपोज ये फर्स्ट बिल है, ये 10,200 का है, सेकंड बिल है 15,000 का। सेकंड बिल जो है 15,000 वाला बिल, ये जो सुजाता है उन्होंने एंडोर्स कर दिया है श्री को, मतलब ये 15,000 वाला बिल श्री के पास आ गया, इनके हाथ से यहाँ पर इनके हाथ में आ गया। ठीक है, कब आया, 3 Jan को। ये कब हुआ, 3 Jan को। और ये बिल ड्रॉ कब हुआ था, ये हुआ था 1 Jan। एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद बैंक फॉर 10,000। और ये फर्स्ट बिल जो है, सुजाता ने ये बिल बैंक वाले को दे दिया, डिस्काउंट करवा लिया, बैंक वाले को दे दिया, तो इनके पास से ये बिल हटके बैंक के पास चला गया। 10,200 का बिल इनके पास से चला गया, बदले में इनके पास क्या आया, इनके पास कैश आया, कितना, 10,000, मतलब बैंक ने इनका 200 का डिस्काउंट करवा दिया। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिसेस सुजाता। ठीक है, हमें सिर्फ सुजाता के बुक्स में एंट्री करना है और किसी के बुक्स में नहीं करना है। ठीक है, तो सुजाता के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, पहले बिल्स रिसीवेबल का एंट्री होना चाहिए जो कि 1 Jan का होगा, उसके बाद एंडोर्समेंट का एंट्री होना चाहिए जो कि 3 Jan का होगा, उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड का एंट्री होना चाहिए जिसका डेट बोला नहीं है। ठीक है, एंड द फर्स्ट बिल वाज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक। अच्छा, इमीडिएटली इसका मतलब ड्रॉ होने के बाद ही हुआ होगा, तो पहले डिस्काउंट वाला एंट्री कर लेना चाहिए। बात समझो, बोला है कि फर्स्ट बिल इमीडिएटली डिस्काउंट हुआ, इमीडिएटली डिस्काउंट का मतलब ड्रॉ होने के बाद ही। ठीक है, तो वो 1 Jan का ही एंट्री होगा। तो चलो हम लोग पहले डिस्काउंट का एंट्री करेंगे फिर इंडोर्स का। भले ही क्वेश्चन में हमें आगे इंडोर्समेंट का बात बोला है सेकंड बिल, लेकिन उसका डेट भी तो बोला है 3 Jan। और फर्स्ट बिल का जो डिस्काउंट हुआ है वो इमीडिएटली हुआ है, यानी जिस दिन ड्रॉ हुआ है उसी दिन हुआ होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सुजाता जर्नल एंट्रीज। हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा देते हैं और नैरेशन भी इस बार लिखवा देते हैं, लेकिन बाद में तुम लोग ही करो। ठीक है, नैरेशन वगैरह और फॉर्मेट फॉलो करना, क्योंकि ये सब लिखने से जो है काफी टाइम चला जाता है मेरा, तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए। ठीक है, फॉर्मेट तुम लोग को सभी को पता है, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। देखो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ठीक है, 1 Jan 2020 एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू अरुणा। यहाँ पर लिखते हैं, नैरेशन मैंने एक बार भी नहीं लिखवाया, फर्स्ट टाइम लिखवा रहे। देखो, बीइंग 2 बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा। ठीक है, नॉर्मली लेजर पोलियो का नंबर रहता नहीं है तो वो ऐसे ही रहने दो कॉलम। ठीक है, फॉर्मेट के लिए। अच्छा, दोनों बिल का हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना है, 10,000 और 15,000, मतलब ये हो गया 25,200। अच्छा, इसके बाद सेकेंड बिल को क्या किया गया, इमीडिएटली, सॉरी, फर्स्ट बिल को इमीडिएटली डिस्काउंट करवा दिया गया, सेकेंड बिल को 3 तारीख को जो है इंडोर्स किया गया। तो जो डिस्काउंट हुआ उसका एंट्री करते हैं, डिस्काउंट करने से पैसा मिलेगा।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक पे ले जाके डिस्काउंट करवाने का मतलब है बैंक वाले को वो बिल दे देना और उसके बदले इमीडिएटली उनसे पैसा ले लेना और उसके बदले वो कुछ चार्जेस ले लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो अब ये सब थोड़ा प्रैक्टिस होता है तभी समझ में आता है ना, तो इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। देखो हम लोगों ने अपना बिल्स बैंक को दे दिया तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से चला गया, उसके बदले बैंक वाले ने हमें पैसा दिया तो पैसा रिसीव किया हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा हमें डिस्काउंट कर दिया उसको डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, वो हमारे लिए लॉस है। कितने का बिल चला गया, ये कौन सा वाला बिल हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया है, फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल कितने का था, 10,200 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,200, ठीक है। अच्छा, बदले में बैंक वाले ने कितना दिया है वो क्वेश्चन में बता दिया है हमें, 10,000 दिया है, ठीक है। तो बैंक वाले ने हमें दिया 10,000, तो डिस्काउंट चार्जेस कितना काट लिया, 200 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस 200 रुपए काट लिए। अच्छा, अब हम लोग इसका नैरेशन लिखेंगे, बीइंग द बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड with the bank at a charge of ₹200, ठीक है। 200 रुपए के बदले मतलब 200 रुपए चार्ज काट के बिल्स रख के इमीडिएटली 10,000 बैंक ने उन्हें दे दिया, ठीक है। अब 3rd ऑफ जैन को सेकेंड बिल को किया गया है एंडोर्स्ड, किसको किया गया है, मिस्टर श्री को। तो क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा अपने पास से, तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कितने का बिल्स चला जाएगा, 15,000, सेकेंड बिल 15,000 का था, ठीक है। और बदले में क्या हुआ, बदले में ये हम लोगों ने एंडोर्स किया। अब मिस्टर श्री के साथ हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है कि कोई अमाउंट था जो सेटलमेंट हुआ, हाँ जरूर कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उसीलिए हम लोगों ने उनको एंडोर्स किया है, बट यहाँ कोई सेटलमेंट वगैरह बोला नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्रेडिटर है ये इतने का ही होगा, मिस्टर श्री को हमें इतना ही पेमेंट करना होगा, तो हम लोगों ने उसके बदले उनको बिल थमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा, मिस्टर श्री डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर श्री हमारे अकाउंट से जो एज ए क्रेडिटर अपीयर कर रहे होंगे वो हमारा यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके मतलब क्रेडिटर का क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, मतलब पेमेंट के जगह बिल्स रिसीवेबल देके। यहाँ नैरेशन देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, बीइंग एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ठीक है। बीइंग द बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, मिस्टर श्री के फेवर में ये बिल एंडोर्स कर दिया गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट करना है तुम लोगों को, ठीक है। डेट वगैरह, अच्छा, और ये भी स्केल से भी ये कर सकते हो, मेरा थोड़ा इधर उधर हो चुका है, ठीक है। तुम लोग को सही से लिखना है, और ये नैरेशन हमेशा लिखना होता है, जर्नल एंट्री हम लोग जब भी करते हैं। अगर कभी स्पेसिफाई कर दे कि नैरेशन लिखने का जरूरत नहीं है तभी नहीं लिखना ठीक रहता है, बाकी सारे केसेस में हमें नैरेशन लिखना पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ये तो हुआ इलास्ट्रेशन 1। अब देखो इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 months बिल। अच्छा, विजय और प्रीतम में ट्रांजैक्शन हुआ है, विजय ने सेल किया है, ठीक है। सपोज ये है विजय और ये कौन है, ये है प्रीतम, ठीक है। विजय ने क्या किया है, 1,06,000 का इनमें सेल परचेज हुआ है, इन्होंने किया है सेल, इन्होंने किया है परचेज, ठीक है। उसके बाद प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट का मतलब इनके पास आ जाता है बीपी, और क्योंकि इनसे एक्सेप्ट किया है इनके पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। देखो ये रिन्यूअल ऑफ बिल आ गया। अब प्रीतम आके विजय को बोल रहा है ड्यू डेट के दिन, ठीक है। अब ये बिल कितने दिन का था, 3 months का, ठीक है। तो ड्यू डेट कब होगा, ये 1 सितंबर को हुआ था ट्रांजैक्शन, तो ड्यू डेट हम लोग का हो जाएगा 3 months बाद। कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी होगा, सितंबर से अक्टूबर 1 month, अक्टूबर से नवंबर 2 months, नवंबर से दिसंबर 3 months, ठीक है। तो अगर ड्यू डेट देखते हैं तो वो होता है 1 दिसंबर, ठीक है। क्योंकि सितंबर टू अक्टूबर 1, अक्टूबर टू नवंबर 2 months, नवंबर टू दिसंबर, हाँ ये ड्यू डेट। और मैच्योरिटी डेट कब हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगा
4th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 4th ऑफ दिसंबर हो जाएगा। तो ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड द बिल बी रिन्यूड फॉर फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। आगे 2 मंथ्स में इस बिल को रिन्यू कर दो, मतलब पुराना बिल क्या करना पड़ेगा दोनों को, इसको अपना बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करना पड़ेगा, इसका अपना बिल्स पेबल को कैंसिल करना पड़ेगा। बट ना तो पेमेंट रिसीव होने के लिए कैंसिल हो रहा है, ना तो पेमेंट करने के लिए कैंसिल हो रहा है, बिकॉज न्यू बिल बनेगा तो ओल्ड बिल कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। और नया बिल जो बनेगा वो फिर से इनके हाथ में नया बिल आ जाएगा, न्यू बिल आ जाएगा, इनके पास न्यू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। कितने दिन के लिए? ये है 2 मंथ्स के लिए बनेगा। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड, विजय एग्री हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बात बता दिया कि 9% पर एनम इमीडिएटली कैश में देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट इन्होंने कैश में मांग लिया, ठीक है, कैश में देना पड़ेगा। टू दिस प्रीतम वाज एग्रीबल, प्रीतम ने बोला ठीक है मुझे एक्सेप्ट है। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, सेकेंड बिल ड्यू डेट को मीट कर गया, मतलब पी ने सेकेंड बिल पे कर दिया, उन्होंने जो टाइम लिया वो बात रख दिया, मतलब ऑनर्ड कर दिया। सेकेंड बिल जो नया ड्रॉ हुआ वो उन्होंने ऑनर्ड कर दिया। जर्नल एंट्री बनाना है विजय और प्रीतम दोनों के बुक्स में, ठीक है। देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 2 विजय, और अब हम और इतना फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर रहे, हम जस्ट ऐसे विजय और यहाँ पर प्रीतम बोल के लिख देते हैं। हाँ, नरेशन लिखवा देते हैं 2-3 क्वेश्चन का, ताकि तुम लोग का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 सितंबर को सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, 1 सितंबर 2019 को विजय ने सेल किया, तो एंट्री होगा प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000 का। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए परचेज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 1 सितंबर में सेल ट्रांजैक्शन, और इमीडिएटली बिल्स भी ड्रॉ हो गया, तो इसी डेट पे हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम being bills drawn for 3 months, ठीक है। अब नरेशन अपने लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, जितना शॉर्ट में लिख पाओगे उतना अच्छा, नहीं तो टाइम ज्यादा जाता है। अच्छा, अब इनका बिल्स एक्सेप्ट होगा, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,06,000 being bills payable accepted for 3 months, ठीक है। ये देखो यहाँ तक तो सिंपल रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, सॉरी इंक्रीज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 सितंबर का था, ये डेट भी हम लोग का 1 सितंबर होगा, यहाँ पर भी वही 1 सितंबर। अच्छा, इसके बाद ड्यू डेट के पहले पी आके विजय, पी मतलब यहाँ पर प्रीतम आके विजय को बोल रहा है कि ये जो है बिल को कैंसिल करके फ्रेश बिल ड्रॉ करो। जैसे ही ये बात हुआ तो सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल होगा, चाहे किसी के पास बिल्स रिसीवेबल है, किसी के पास बिल्स पेबल है, दोनों को अपना अपना कैंसिल करना पड़ेगा। डेट कौन सा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मली ड्यू डेट का मतलब हम लोग का हो रहा है 1 दिसंबर, लेकिन एक चीज देखो कि अगर ध्यान से, तो
क्वेश्चन में ना कभी मैच्योरिटी डेट का लैंग्वेज यूज नहीं होता है। तुम लोग कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन देख लो, यहाँ से मैंने जो दिया ये नहीं, तुम लोग कभी भी 11-12 में किए हो तो वहां देखना, या कॉलेज में जिन्होंने किया है वहां देखना कि कभी भी ना क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट नहीं लिखा हुआ रहता है, हर जगह पे ड्यू डेट लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ड्यू डेट नहीं, ये वाला ड्यू डेट जहां जहां बोल रहा है ना, हमें वो मैच्योरिटी डेट ही बताना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन हम लोग हमेशा अगर ड्यू डेट बोल रहा है तो हम लोग मैच्योरिटी डेट की तरह ही सोचेंगे। हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बोला है ना ऑन ड्यू डेट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कहीं पर भी देखना कंसीडर मैच्योरिटी डेट को ही किया जाएगा, मतलब इंक्लूडिंग ग्रेस डेट। तो एक्चुअली मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज ना कहीं नहीं यूज होता है, ड्यू डेट ही होता है। तो ड्यू डेट का मतलब वो 3 दिन ग्रेस लगा के ही बोलना चाह रहा है, एक्चुअली वो मैच्योरिटी डेट ही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो 4 दिसंबर हम लोग लेंगे, 1 दिसंबर हम लोग का ड्यू डेट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 दिसंबर क्यों लिखेंगे, हम बता रहे हैं फिर से 4 दिसंबर इसीलिए लिखेंगे क्योंकि एक्चुअली वो मैच्योरिटी डेट पे आके बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ना कभी मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज यूज नहीं होता है, ड्यू डेट ही होता है। तो एक्चुअली ड्यू डेट इज मैच्योरिटी डेट यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन में जब देखोगे। लेकिन मैंने तुम लोग को दोनों का मतलब इंडिविजुअली सिखाया है कि ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योरिटी डेट क्या होता है। नहीं, क्यों हम ऐसे करवा रहे, क्योंकि आंसर फिर गलत हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर 4 दिसंबर ही होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वहां ना ये मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे देखना क्वेश्चन में ड्यू डेट ड्यू डेट ड्यू डेट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली मैच्योरिटी डेट जहां भी हमें मिलेगा ड्यू डेट, तो हम लोग मानेंगे कि वो 3 दिन ग्रेस लगा के हमें मानना है, ठीक है। ये हम रूल्स बता दिए, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 दिसंबर हम लोग मानेंगे, 1 दिसंबर नहीं, ठीक है। 4 दिसंबर को क्या हुआ, बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, पुराने बिल को, क्योंकि न्यू बिल रिन्यू होगा। तो कैंसिल करने से एंट्री क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, बिल्स प्रीतम और प्रीतम कैंसिल पहले ही हो चुका था, मतलब एंट्री के हिसाब से देखें तो हमारे पास बचा हुआ है बिल्स रिसीवेबल और सेल्स। तो अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे, अब मेरा प्रीतम बोल के जो डेटर था वो बिल्स में कन्वर्ट हुआ था, बिल्स कैंसिल हो जाएगा तो फिर से प्रीतम को डेटर बोल के लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रीतम से पैसा भी मिला नहीं है तो उसको तो हम अपने बुक से हटा नहीं सकते। या तो वो अपीयर करेगा एज अ बिल्स रिसीवेबल या फिर उसके नाम के साथ, यानी प्रीतम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, या फिर ऐसे याद रख सकते हो बिल्स ड्रॉ का ऑपोजिट है, बिल्स टू प्रीतम, ये हो गया प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल। बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, ये अपना बीपी कैंसिल करेंगे तो इसका एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय। अमाउंट नहीं लिखा मैंने, लिख लेते 1,06,000 बीइंग कैंसिलेशन ड्यू टू रिन्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1,06,000 1,06,000, ठीक है। अच्छा, अब कैंसिल हो गया, अब इन्होंने क्या अपने अंदर डील किया कि इंटरेस्ट जो है वो चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट चाहिए कितना, ये देखो फ्रेश 2 मंथ्स के लिए बिल एक्सटेंड हुआ, विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 9% पर एनम वाज इमीडिएटली पेड इन कैश, कैश में इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा इमीडिएटली, मतलब इसी डेट पे 4 दिसंबर 2019 को जो है विजय ने इंटरेस्ट मांग लिया। तो एंट्री क्या होगा, तो पहले वो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट चाहो तो रिसीव एंट्री भी कर सकते हो, मतलब ऐसे दिखा सकते हो कि मुझे प्रीतम से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री, या फिर डायरेक्टली रिसीव भी दिखा सकते हो, तो हम ड्यू एंट्री भी दिखा देते हैं। तो ये देखो प्रीतम से इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये क्या एंट्री लिखेंगे, ये लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ठीक है। हम लोग नैरेशन भी लिखते हैं पीछे और इसका जो है कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट बोला, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम was
बस 9% per annum on 1,06,000 due for 2 months for renewal, ये लिखना पड़ेगा। और इनका क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट at the rate of 9% per annum on 1,06,000 ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू, ये ड्यू टू हो जाएगा, देना पड़ेगा, ड्यू टू विजय फॉर 2 months फॉर रिन्यूअल। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना अमाउंट होगा। तो कहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ तो जगह है नहीं, यहीं पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 1590। चलो लिख लेते हैं 1590। ये तुम लोग वर्किंग नोट में कर सकते हो, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन करोगे वर्किंग नोट में करके वर्किंग नोट नंबर लिख के इसको पुट करना है। 1590 जो है इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो गया। अब इंटरेस्ट इमीडिएटली पे करने के लिए बोला है, तो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव करने से एंट्री होगा, एक जन के लिए रिसिप्ट, एक जन के लिए पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। ठीक है, प्रीतम को ड्यू किया था इंटरेस्ट के लिए, प्रीतम टू इंटरेस्ट, अब जब पैसा मिल गया कैश टू प्रीतम हो जाएगा। ठीक है, तो 1590 और ये पेमेंट कर देंगे तो इनके लिए हो जाएगा विजय अकाउंट डेबिट। ये देखो इन्होंने क्या किया था, विजय को, ओ सॉरी मैंने दोनों जगह पे प्रीतम लिख दिया, विजय, कहीं और तो ऐसा नहीं लिख दिया, प्रीतम विजय, यहाँ पर प्रीतम, अच्छा यहाँ विजय होगा, विजय। ठीक है, विजय को ड्यू किया था, विजय को जब पे कर रहे, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर दिया, और इनके लिए बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल गया। इसके बाद बिल्स रिन्यू का एंट्री करेंगे, बिल्स रिन्यू हो गया, तो बिल्स रिन्यू का एंट्री क्या होगा, फिर से बिल्स ड्रॉ होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स का वैल्यू कितना होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने तो बोला कि इंटरेस्ट को पे कर दो और बिल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जितना अमाउंट का था उतना, तो 1,06,000 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, 1,06,000 बीइंग बिल्स ड्रॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्होंने बिल्स एक्सेप्ट किया, मतलब विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, बीइंग बिल एक्सेप्ट। ठीक है, अब सेकेंड बिल जो रिन्यू होने के बाद ड्रॉ हुआ, वो ड्यू डेट पे पेमेंट उसका सही तरीके से हो गया। अब ये 2 मंथ्स का था, ठीक है, तो 2 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा, बिल ड्रॉ कब हुआ, बिल ड्रॉ हुआ इस तारीख को 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर के बाद 2 मंथ्स कब आएगा, दिसंबर टू जैन, 1 मंथ जैन टू फेब, 2 मंथ्स। ठीक है, अब 4 दिसंबर से 4 फेब तक, 4 फेब में 3 दिन ऐड हो जाएगा, तो 7 फेब 2020, ठीक है, ये 19 था, अब ईयर चेंज हो गया, 2020 को पेमेंट मिल जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है कि पेमेंट मिल गया, तो डेट हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया, पेमेंट मिलने से एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट
बिल, और यहाँ पर 1,06,000, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बीपी मतलब बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो कैश लिख दो, ठीक है, कैश भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हो, टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड अगेंस्ट सेकेंड बिल, ठीक है, सेकेंड बिल के अगेंस्ट में कैश पे कर दिया। देखो इसको तुम लोग चाहो तो कैश लिख सकते हो, जब बैंक वाला ट्रांजैक्शन होगा तब सिर्फ बैंक लिखोगे तो भी होगा, वैसे मैंने तुम लोग को ये सब बैंक लिख के ही करवाया है। लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं, जब बैंक के साथ ट्रांजैक्शन ऑन दैट मोमेंट बैंक यूज कर सकते हो, या फिर कुछ चेक वाला बोलेगा तो यूज कर सकते हो। जर्नल है तो प्रॉपर हमें फॉलो करना चाहिए, जब बोल रहा है ना इमीडिएटली पेड इन कैश वगैरह बोल रहा है तो हम लोग कैश ही लिखेंगे, ठीक है, लैंग्वेज में। जब हम लोग का कुछ बैंक से रिलेटेड होगा तो बैंक यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको कैश ही लिखेंगे। तो बस इतना से याद रखो, मतलब मैंने जब तुम लोग को प्रैक्टिस करवाया तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला कि बैंक कैश दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है ना कि स्पेसिफिकली कि कैश में दिया, फिर उसके बाद बोल रहा है फिर से पेमेंट कर दिया, और बोला नहीं कि चेक वगैरह या फिर बैंक के थ्रू से, तो फिर हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये कैश ही लिखना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली इसे कैश लिखेंगे। अगर हमें बैंक रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन आएगा तो ही बैंक लिखेंगे, अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बैंक कहाँ लिखना है। बाकी नॉर्मल केसेस में जब बोल रहा है कैश पेड वगैरह तो कैश यूज करना ही ज्यादा सेफ है, ठीक है, तो हम लोग कैश वाला लैंग्वेज ही यूज करेंगे। तो ये देखो दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अच्छा, अब इसमें इलास्ट्रेशन 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से लेके 8 तक, ठीक है, ये एकोमोडेशन बिल आ जा रहा है। 3 से लेके 8 तक जो भी तुम लोगों ने सीखा है उसका तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, अगर करोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि इतना सारा चीज जो है ध्यान में रख के हमें इसका एंट्री करना पड़ता है। तो 3 से लेके 8 हम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है उसके बेसिस पे है, तो तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है। और ये 8 तक ही करना, अगर करते हो ट्राई तो यहाँ पर ये मत करना, ये एकोमोडेशन बिल आ जाता है जो कि दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है जो कि अभी नहीं पढ़ाएंगे। पहले हम लोग नॉर्मल बिल जो सीखे वो कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग एकोमोडेशन बिल में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग पहले इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके ही एकोमोडेशन बिल करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।